इस वक्त पर जितने बच्चे क्लास 10th में उन सबकी मंजिल एक ही है, क्लास 10th के मैथ्स में बहुत तगड़ा परफॉर्म करना, पर सबका सफ़र अलग अलग है। और उसी सफ़र में चार चांद लगाने के लिए और बिल्कुल ज़रा सा और बेहतर बनाने के लिए मैं आज ये वीडियो लाया हूँ जिसमें हम कवर करेंगे 20 में से 20 नंबर। जी हाँ, इस वीडियो में हम सारे PYQs को पढ़ेंगे जो एक एक नंबर के आए हुए हैं। कम से कम 100 PYQs हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं और ये वीडियो के बाद तुमको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कैसे सवाल पेपर में आएंगे और तुम 110% तैयार हो जाओगे 20 में से 20 नंबर 110% लाने के लिए। कितनी बार मैं 110% बोल रहा हूँ सोच लो। तो ये वीडियो के बाद तुम 110% तुम अप हो जाओगे, तुम्हारा लेवल एक और अप हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है मेरा, आपको स्क्रीन पर सवाल दिखेंगे, मेरे को स्क्रीन मतलब आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, मेरे को लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, लैम्प पोस्ट 9 मीटर हाई कास्ट अ शेडो। अगर हो सके तो आप मेरे साथ सॉल्व करते चलो, जब सवाल आपको दिख रहा है तो सॉल्व करते चलो और चेक करो तुम्हारे सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। ठीक है, और जो सवाल ना है वो मैं बता दूंगा। अ लैम्प पोस्ट 9 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 3√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द सन्स एलिवेशन एट दिस मोमेंट इज। एक लैम्प पोस्ट है, उसकी हाइट कितनी है? 9 मीटर है। उसकी हाइट 9 मीटर है, वो कितनी लंबी छाया, कितनी लंबी शेडो में शेडो बनाती है? 3√3 मीटर की बनाती है। हमको पूछा गया हमको एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, यानी हमको ये वाला एंगल निकालना है। इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? टेन थीटा का। ठीक है, टेन थीटा का, मान लो ये थीटा है लेट्स जस्ट से, तो टेन थीटा क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 9 है और ये हमारा 3√3 है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 बार जाएगा और फिर √3 को करेंगे तो ये √3 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये चीज़ आपको क्लियर होती है? आई होप सो क्लियर हो गई होगी। ऐसे और सवाल हम करते जाएंगे, आपको चीज़ें बहुत क्लियर होती जाएंगी। आपको एक्चुअली पता लग जाएगा कैसे सवाल आ सकते हैं पेपर में। मैं ये नहीं कहूँगा यही सवाल उठ के आएगा, पर ऐसा ही सवाल उठकर आएगा, ये मैं 110% बोल सकता हूँ। 9 की जगह 10 कर देगा, 3√3 की जगह 2√3 कर देगा, 2√2 कर देगा, लेकिन सवाल यही होगा, फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाओगे। दूसरा सवाल हम देखते हैं, थोड़ा सा सर्कल चैप्टर से है, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। हमारा सवाल कहता है द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड ईदर ऑफ द टू आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। बेसिकली इसको मैं बनाकर दिखा सकता हूँ। ये हमारा एक सर्कल है, ये बोलता है कि इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ये हमारी एक कॉर्ड है, लेट जैसे ए और बी, बोल रहा है इस रीजन को या इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? यानी एक कॉर्ड के बीच में और जो आर्क के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? इसने कहा ईदर ऑफ द टू आर्क। ईदर ऑफ द टू आर्क का मतलब मेजर आर्क भी हो सकती है यानी बड़ी वाली भी, और माइनर आर्क भी हो सकती है छोटी वाली भी। तो हमको बताना है इन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? इन रीजन्स को हम बोलते हैं भैया सेगमेंट। ठीक है, इन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। जो भी एरिया बनता है एक कॉर्ड के बीच में और किसी भी आर्क के बीच में, चाहे वो ऊपर वाला हो नीचे वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। अब ये तो आपको पता ही है कि सर्कल की रेडियस में सर्कल की रेडियस क्या होती है, ये सब चीज़ें तो पता ही है, ये बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल के लिए हम आते हैं हमारे, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर विथ सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज। बेसिकली इसे बताने के लिए मैं एक बार आपको एरिया ऑफ अ सेक्टर का डायग्राम बता देता हूँ। इसके लिए मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, वो आप देख सकते हो। जैसे मान लो आप हमारा ये डायग्राम है, ठीक है, ये हमारा एक डायग्राम है, इसमें हमारा एक ये फिगर मैंने बनाया और ये मैंने एक कॉर्ड बना दी। ठीक है, ये हमारी कॉर्ड है जैसे ए बी, ये हमारा ओ है, ये हमारे इसको हम सी डी बोल सकते हैं। अब मैं आपको ज़रा सी चीज़ बता रहा हूँ कि ये तो आप सीख गए, ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये जो हमारी सी डी है ये हमारी आर्क कहलाएगी। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है ये हमारा सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा सेक्टर कहलाएगा, इस सेक्टर का एक एंगल भी बनेगा, ये हमारी कॉर्ड कहलाएगी। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सवाल में पूछा गया है। सवाल में पूछा गया है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल यानी ये एरिया निकालना है विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। तो ऐसे में जब हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी थीटा क्या होता है हमारा? 60 डिग्री, इसको रखेंगे 60 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू रख दो 22.7 और आर कितना है हमारा? 6 इंटू 6। ठीक है, 6 इंटू 6 है, इसको हम करते हैं सॉल्व करते हैं आगे। ये हमारा हो जाएगा 1/6 इंटू 22.7। आने दो गाड़ियों को, जितनी गाड़ियों की आवाज़ आने दो, आने दो। ठीक है, अपने आप खत्म हो जाएगी। 6 इंटू 6, एक 6 से एक 6 कट गया, 22 6 जा कितना होता है? 110, 132.7। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। आई होप सो तुम्हारा भी आंसर निकल आया होगा इसी के साथ। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। नेक्स्ट सवाल तुम लोग अपने अपने से भी सॉल्व करते जाओ। ठीक है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4 = 0 इज। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4, इसके रूट्स क्या होंगे? बेसिकली इसके रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, ये क्या बनता है हमारा? a²
माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, एक्स प्लस टू। ये सब एमसीक्यू है, कुछ तो आपको सॉल्व नहीं करना, सॉल्यूशन नहीं देखना। सॉल्यूशन में चाहे जो आंसर हो जाए, कई बच्चे तो चीटिंग से भी लिखाते हैं, सॉल्यूशन नहीं आंसर से मतलब इनमें। तो एक रूट हमारा क्या आ गया, -2, एक आ गया हमारा 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। ओके, फिर मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर, दैट इज इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूपीआर देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है। ये सवाल आप में से कितने लोगों को आ रहा है, पहले ये देख लो, क्योंकि ये सवाल है तो बड़ा आसान। इसको देख लो, बेसिकली मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, क्योंकि आपको तो स्क्रीन पर दिख रहा है, मुझे नीचे ही दिख रहा है, तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी 4.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक ट्राइंगल हमको दिया है ये हमारा है क्यू, पी और आर, ये 3 सेंटीमीटर, ये एक्स। तुमको बोला गया है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, यही चीज़ बोली गई है। अब तुमको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यू, यानी आर पी की वैल्यू निकालनी है। हम कह सकते हैं आर पी की वैल्यू या पी आर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तुमको पता है अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स होंगी वो प्रपोर्शन में होंगी। कैसे साइड्स प्रपोर्शन में होंगी, तो हमको एक तो ये वाली साइड पकड़नी है कि हमें ये मिल जाए, ठीक है। जो जो वैल्यू हमें दी गई है हमें सिर्फ वही वाली साइड्स उठानी है, ठीक है। तो हम कौन कौन सी उठाएंगे, ए सी उठाएंगे, ए सी अपॉन में जब हम यहाँ से ए सी उठाएंगे तो यहाँ से क्यू आर उठाएंगे। खैर ये चीज़ें आपको आती है, मैं ज़्यादा ही बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम क्या उठाएंगे, हमको ये वाली साइड चाहिए ना, आर पी चाहिए, यानी आर पी पी आर चाहिए, यानी सी बी, ठीक है। यहाँ से हम बी सी उठाएंगे, बी सी हमको पता है, और यहाँ से हम पी आर उठाएंगे, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू है 6, क्यू आर की वैल्यू है 3, और बी सी की वैल्यू कितनी है 4.6, और इसकी वैल्यू x। ये तो हमारा 2 हो गया, इधर जाएगा, ये हमारा x की वैल्यू हो जाएगी 2.3। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ एमसीक्यू में, बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तुम लोगों को पेपर में डायरेक्ट कर देना है, मैं तुम लोग को इस तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ कि अगर मान लो किसी बच्चे को आता भी ना हो कोई चैप्टर, तो वो कम से कम उस चैप्टर के एमसीक्यू तो कर पाए। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा भैया इस चैप्टर का भी हमारा एमसीक्यू तैयार नहीं है, तो आप इतना कर लोगे कि उस चैप्टर के एमसीक्यू कर सकते हो। फेयर डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, जब एक डाइस को हम फेंकते हैं तो उस पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आ सकता है, यानी 6 आउटकम आ सकते हैं, ठीक है। इन टोटल 6 आउटकम आ सकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर लेस देन 5, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नहीं होते, यानी जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 5 से कम, लेस देन 5 में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, सिर्फ एक होता है जिसका नाम है 4, ठीक है। तो टोटल कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, और हमारा जो हमें चाहिए वो कितना है, सिर्फ 4, यानी 1 है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PE इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मान लो वो आपसे पूछता कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कंपोजिट नंबर ना आने की, 5 से कम कंपोजिट नंबर ना आने की, तो आपको कुछ नहीं करना था, इसको 1 में से माइनस कर देते। प्रोबेबिलिटी तो पता ही होगा ना, कोई भी चीज़ के होने के चांसेस और ना होने के चांसेस को जब हम जोड़ देते हैं तो वो 1 कहलाता है। जैसे मान लो मैंने बोला आप ये वीडियो देखोगे, उसके चांसेस 40%, नहीं देखोगे उसके चांसेस 60%, तो 40% प्लस 60% इक्वल्स टू 100%, यानी 1 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए, किसी भी डाइस को हमने फेंका उस पर कितने चांस है कि उस पर एक ऐसा नंबर आएगा जो कंपोजिट नंबर होगा और 5 से कम होगा, तो सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होता है 4, यानी 1 आउट ऑफ 6। एंड ऑफ द टॉपिक। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। उसके बाद व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज अ जीरो ऑफ अ रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। हमारे सामने एक पॉलिनोमियल दिया गया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। उसमें तुमसे बोला गया है कि हम इसमें क्या ऐड करें, जिससे 3 हमारा क्या हो जाए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन जाए, तो बेसिकली इधर पे हमें 3 की वैल्यू रखेंगे, और फिर जितना भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वही हमारा क्या बन जाएगा, उतने को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आप आगे देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का काम क्या होता है, x की जगह पे रखते हैं तो ये पूरी की वैल्यू को 0 बना देगा, ठीक है। हम रख के देखते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 बराबर, हमें 0 चाहिए, ये 9 हो गया, ये 15 हो गया, प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9 4 13, और ये -2, यानी -2 को और ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, तब जाकर 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। -2 अगर यहाँ पे बच रहा है तो -2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ऐड 2 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 2 होगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि कितने कम ज़्यादा पड़ रहा है, कितने कम ज़्यादा पैसे। जैसे मान लो आपके पास 13 रुपये थे, मैंने कहा कितने रुपए देने पड़ेंगे कि आपके पास 15 हो जाए, तो आप कहोगे 2 रुपये और देने पड़ेंगे, इसका मतलब 2 रुपये ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। भले ही तुमको माइनस में दिख रहा है तो माइनस को कैंसिल करने के लिए प्लस करना पड़ता है ना, सिंपल है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2।
अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये बात हमेशा याद रखना, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल। टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट को टच करता है, याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 पॉइंट ओनली, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा है कौन सा, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड -1 एंड -1 एंड -5 इज। इसमें क्या करना है बेसिकली, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 9th में आपको लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला में आपको कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं, 2, -1 एंड -1 एंड -5। इसमें अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हो तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे क्या बोलता है, अंडर रूट का x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही बोलता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, y2 हो गया। सॉल्व करें हम इसको, -1 -2 -3 हो जाएगा, मतलब सॉल्व से फास्ट ही कर रहे हैं, MCQ करना है हमको, ठीक है। -1 -2 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 + 1, हाँ -5 + 1 हो जाएगा, तो ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, मतलब मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। तो किसी भी माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होना है, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 16 √ 25, यानी डी हमारा कितना हो गया 5 यूनिट। आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। डन। 10th क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पेचीदा लग सकता है, लेकिन जिन्होंने रियल नंबर की वीडियो देखी है उनको पता होगा ये सवाल इतना कठिन है ही नहीं। 10th क्वेश्चन में तुमको बोला गया है 1080 इज इक्वल टू 2 to the power x इंटू 3 to the power y इंटू 5, देन x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तुमको पहले से दिया गया है कि ये इस तरीके से प्राइम फैक्टर में आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहले तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 इस तरफ आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना जो है कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 200 नहीं 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 216, ये 216 आ गया। अब तुम्हारे सामने 216 बराबर 2 to the power x 3 to the power y। अब इसको तुम प्राइम फैक्टर कर लो अलग से रफ पेज पर। 216 करेंगे, 2 से गया 108 बार, 2 से गया 54 बार, 2 से गया 27 बार, फिर 3 से गया 9 बार, फिर 3 से गया 3 बार, फिर 3 से गया 1 बार, यानी 2 कितनी बार आ गया, 2 की पावर हो गई 3, 3 की पावर हो गई 3, यानी x की वैल्यू इज 3, y की वैल्यू 3, x माइनस वाई यानी 3 - 3 बराबर 0। सिंपल आंसर क्या होगा हमारा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ये सवाल कठिन नहीं था, पर दिखने में कठिन लग रहा है, तो हो सकता है आप लोग ऐसे करो कि यार भैया ये कैसे होगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया सॉल्व करके, ठीक है। मेरा पर्पज़ यही है इस क्लास का कि जिन लोगों को MCQ किसी भी चैप्टर में दिक्कत आ रहा है उनको वो दिक्कत सॉल्व हो जाए। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले सबको सॉल्व करने मत लग जाना, दिमाग लगाना। पहली इक्वेशन तुम्हें दिख रही है x - 2 का होल स्क्वायर, ये खुलेगा तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर आएगा, यानी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह x स्क्वायर आ रहा है, कोई और x स्क्वायर है ही नहीं जो इसको काट सके। फिर आप चले जाओ डी वाले ऑप्शन पे। डी वाले ऑप्शन में भी क्या होगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो एक बार x स्क्वायर आ जाएगा, और जगह कहीं पर x स्क्वायर नहीं होगा, यानी कटने का कोई चांसेस नहीं। तो ए और डी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन हो सकता है या तो बी या सी। बी और सी को अब आप सॉल्व करके देख सकते हो। अगर आप चाहो तो सॉल्व आपको पूरा नहीं करना, खाली x वाले टर्म्स को सॉल्व करो। जैसे मान लो मेरे पास ये लिखा है, मैं बी वाले ऑप्शन को देखता हूँ, एक बार बी को देखता हूँ, एक बार सी को देखता हूँ। 2x - 1 और x - 3, और इधर लिखा है x + 5 और x - 1। एक बार ये देख लेता हूँ, और एक बार ये x + 1 + 8 = x + 2 x - 2। मुझे बाकी कुछ नहीं देखना, 2 8 क्या है कुछ नहीं देखना, मैं बस यहाँ सॉरी मैं बस यहाँ इतना देखूंगा कि x कितने बन रहे हैं, यहाँ पे कितने बन रहे हैं, x का इससे मल्टीप्लाई होगा 2x² बनेंगे, इधर पे x² 1 बनेगा बस, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो x² बचेगा, यानी ये तो है। इसको देखता हूँ, इधर पे कितने बनेंगे, x² 1 बन रहा है, इस साइड कितने बन रहे हैं, इस साइड भी 1 बन रहा है, x² कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सी इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए आपको 2 3 5 कुछ नहीं देखना, खाली ये देखो x² बच रहा है नहीं बच रहा है। अगर बच रहा है तो होगी, नहीं बच रहा है तो नहीं होगी। फिर तो मैं कहूँ चाहे उसमें 100 आता रहे, 1000 आता रहे, कुछ भी आता रहे, ठीक है। ये होता है थोड़ा फास्ट करने का तरीका, हर चीज़ को हम इतना लंबा नहीं खींचेंगे ना। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 - 1 एंड 3, ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं जिनके -1 और 3 रूट हो सकते हैं या जीरोस हो सकते हैं, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 3। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ओके, द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज, ठीक है। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है डेली इनकम दिखा रहा है ये हमको 50 वर्कर्स की, ठीक है। इसमें 400 से 424 के बीच में 12 हैं, 425 से 449 के बीच में 14 है। बेसिकली मॉडल क्लास क्या होती है,
अगर आपको पता ना हो, वैसे आप सबको पता होगा। मॉडल क्लास क्या होती है? जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें अकर हो, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पर नंबर आपको देखने को मिल रहा है? आपको मिल रहा है 425 से 449 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर 14 है, यानी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है यहीं पर है। तो वही हमारी क्या बन जाएगी? मॉडल क्लास बन जाएगी 425 से 449। अब इसमें जो ये वाली जो सबसे कम नंबर होता है, ये हमारी बन जाती है लोअर लिमिट, और ये बन जाती है हमारी अपर लिमिट। तो हमको क्या निकालना है? फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो पहले हमने मॉडल क्लास निकाली, वो ये हो गई, और लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? 425। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। डन, फ्री हो गए आप भी, मैं भी, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हमारे एपी का सवाल है। दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, हमको दिया गया है A23, यानी 23 वाला जो 23rd टर्म, और A19 इज इक्वल टू 32 है। तो हमको डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू, इसका मैं तुमको सिंपल तरीका बताता हूँ। 23 में से 19 को माइनस करो, 23 में से 19 को माइनस किया, तुम्हारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अगर ऐसा सवाल है और 4 को 32 में डिवाइड मार दो, तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस होगा। ये तुम्हारा डायरेक्ट तरीका है एमसीक्यू को करने के लिए, क्योंकि अब मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ और किसी को यकीन ना हो। A23 का मतलब क्या होगा? A प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला यही बनेगा। और A19 का मतलब A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, यही बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए और ए तो कट जाएगा बेसिकली, फिर भी मैं बता देता हूँ भैया, कोई माने ना माने। और माइनस ए माइनस 18D, सॉल्व करने पर यही आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ए से ए कट गया, 22 में से 4D बचे, 4D बराबर 32, डी की वैल्यू 8। ठीक है, और यहाँ तुमने डायरेक्ट कर लिया। तुमने खाली इतना देखना है कि इन दोनों में कितना गैप आ रहा है। 23 से 19 में 4 का गैप है, फ्री, 4 से सीधा कर दो। 8 का होता आप 8 से कर देते, सीधा सीधा था। ठीक है, कॉमन डिफरेंस के सवाल ऐसे बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम मूव ऑन करेंगे हमारे 15वें सवाल पे। हमारा 15वां सवाल, एक्चुअली मैं जिस पेपर से करा रहा हूँ उसमें हिंदी के भी हैं, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है उस तक पहुँचने में। इन द गिवन फिगर, ये मैं बना देता हूँ, फिगर भी बना ही देता हूँ। दैट इज इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास है, ऐसी एक लाइन है ए। थोड़ा सा ड्राइंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा ड्राइंग के लिए, बट इट्स ओके। पी ओ 70 डिग्री, ये ए हो गया, ये मैंने लिख दिया, ये बी है। ठीक है, हमको बोला गया इन द गिवन फिगर इफ पी इज अ टेंजेंट, ये हमारा इफ टेंजेंट है, ओके, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंड इफ एंगल ए ओ पी, हमको दिया गया 70 डिग्री है, हमको निकालना है ए पी ओ। ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल हमेशा याद रखना, जो भी टेंजेंट होता है ना, ये हमेशा ऐसा परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ये जो ए पी कहलाएगा ना, ए पी इज परपेंडिकुलर टू ए ओ कहला दो, या ए बी कहला दो। तो ये जो टेंजेंट जब भी निकलता है किसी पॉइंट से, तो ये रेडियस वाले एरिया से परपेंडिकुलर होकर निकलेगा, यानी ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 70 डिग्री हो गया। जब ये 70 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये पूरा तो एक ट्राइंगल बना रहा है ना, ट्राइंगल ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ पी। तो एक पूरा वो, तो ट्राइंगल में कितना होता है सम? 180 डिग्री होता है। तो 70 और 90, 90 और 70 हमारे 160 डिग्री हो गए। तो ये हमारा बचा कुछ कितने एंगल बचा? 160, 180 माइनस 160 यानी 20 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट था, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। तो ये 90 डिग्री, 70 डिग्री हमको दिया गया था। मान लो हमको ये 70 डिग्री नहीं दिया गया होता और हमको इसकी जगह ये दे दिया गया होता कि ये हमारा 110 है, तो इसका मतलब भी यही था, अगर ये 110 है तो ये हमारा कितना कैसे हो जाएगा, तब भी हम इजीली निकाल सकते थे। या फिर एक और भी तरीका था, अगर मान लो आपको 110 डिग्री ये दे देता, ठीक है, और आपको बोलता है इसका यूज़ मत करना, ये वाले एंगल का यूज़ मत करो, तो आप क्या करते? एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगा देते कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो 90 प्लस x बराबर 110, तो x की वैल्यू तब भी 20 ही आती। ठीक है, फ्री हो गए अब आप लोग इस सवाल से भी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज इफ 5 10 ए, ये बड़ा फुद्दू सवाल है, बहुत लिटरली बहुत फुद्दू सवाल है। इफ 5 10 ए इज इक्वल टू 3, तो 10 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/5। तुमको क्या पूछा गया है? कॉट ए पूछा है। कॉट ए क्या होता है? 10 ए का अपोजिट, रेसिप्रोकल होता है। दैट इज 5/3, फ्री। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारे इसमें? 5/3 कौन से में है हमारे? ऑप्शन नंबर बी में, फ्री। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -6, 4 एंड 0, 4 इज। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला से लगाते हैं। तो 17 है हमारा, 17 में हम क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम को क्या बोलती है? x2 + x1/2 एंड y2 + y1/2, यही बोलती है। पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है कि इधर x y ऐसे करके। इसमें x2 x1 क्या है हमारा? x2 हमारा 0 है, 0 - 6/2, ठीक है, एंड इधर हमारा कितना है? 4
प्लस 4/2, नहीं 4+4 नहीं, 4 माइनस ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, -3 और ये 0। आंसर कौन सा सही होगा हमारा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। ये हमारा सिंपल है मैम। बेसिकली यहाँ पे एक स्टेप और आता है बीच में, जिसमें आप कैलकुलेट करते हो, दिखाते हो कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट होगा। मैं वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि एमसीक्यू है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आप भी कर लेते हो, अब मैं भी कर ही लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत मुझे भी आती है कैलकुलेशन। तो अब मूव ऑन करते हैं हम 18वें सवाल पे। आई होप सो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। 18वां सवाल मुझे थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, पर क्या करूँ, कई बार ये पेपर में आता भी है। देखो, द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा, मोड कितना है? मोड इज 7 एंड मीन इज 8। तुमको बोला गया है मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा, मोड एंड मीन ऑफ अ डाटा आर 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। मीडियन निकालना है। इससे मीडियन कैसे निकलेगा? इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं होता इसलिए मैं देख के लिखूंगा, 3 मीडियन, और ये बोलते साथ कि मैं देख के लिखूंगा, मुझे याद हो चुका है, 2 मीन, ठीक है। 2 मीन, एक्जैक्टली, यू ऑल आर 2 मीन मैन। मजाक कर रहा हूँ। जब ये खुद से ऐसे जब मैं सॉल्व करता हूँ तब मुझे ऐसे वर्ड समझ नहीं आते, 2 मीन, 3 में ऐसे, बट अभी ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कंफर्टेबल हो चुका हूँ ना तुम लोगों के साथ अब। तो मोड क्या होता है, लेकिन तुम लोग मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो जाना, ठीक है। दायरा, रिस्पेक्ट। ओके, देन आता है मोड हमारा। मोड इज इक्वल टू 7, 3 इज इक्वल्स टू मीडियन हमें निकालना है, ठीक है। मीडियन हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है, मान लेते हैं एक्स है, और -2 मीन, 2 मीन दैट इज 8, ठीक है। तो 3x बराबर ये 16 हो जाएगा, 16 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 16 इधर प्लस हो जाएगा 23। तो x की वैल्यू यानी हो जाएगा 23/3, यानी आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 23/3। इज इट क्लियर? डन। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दैट इज हमारा एजर्शन रीजन है। ये हमारा क्या कहता है हमारा ये सवाल, दैट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यस, ये सवाल का मैं वेट कर रहा था, ऐसे सवाल कब आएंगे, कब लिटरली कब आएंगे ऐसे सवाल। The pair of linear equation 5x plus 2y plus 6 equals to 0 and 7x plus 6y plus 18 has an infinite solution। सबसे पहले ये चेक करने के लिए कि इनके पास infinite solution है, यानी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर infinite solution होते हैं तो a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। चेक करके देख लेते हैं। 5/7 प्लस में 2/6 प्लस में, नॉट प्लस में यार, बराबर करते जाओ, ठीक है, और 6/18, ठीक है। तो ये तो हमारा 1/3 हो जाएगा, ये हमारा 1/3 हो जाएगा, ये तो नहीं हो रहा 1/3, यानी एजर्शन तो गलत है। पहली बात ही गलत साबित हो गई। फिर रीजन देख लेते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली, हाँ रीजन सही है, तो रीजन सही है, एजर्शन गलत है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कि एजर्शन गलत है, रीजन सही है, तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट एजर्शन इज फॉल्स, रीजन इज राइट। फिर नेक्स्ट सवाल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 ऑन रोलिंग अ डाइस इज 0। ठीक है, एक डाइस पे कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। एजर्शन में बोला गया है कि एक डाइस को हम थ्रो करते हैं और कितने चांस है कि 8 आ जाए, तो 0 चांस है क्योंकि आ ही नहीं सकते। और फिर आपको रीजन में बोला गया है किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है, जो इवेंट हो नहीं सकती उसकी पॉसिबिलिटी 0 ही कहते हैं। तो इसीलिए हमने क्या बोला, हमने इसकी 8 वाली प्रोबेबिलिटी भी 0 ही बोली। तो ये हमारा एजर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। हमारा क्या आंसर हो गया इसमें, हमारा आंसर होगा बोथ एजर्शन एंड रीजन आर राइट, ऑप्शन ए, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। डन है, ये हमारे हो जाते हैं 20 के 20 सवाल। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सेट पेपर पर। जस्ट वेट अ मिनट, तब तक मैं ये भी चेक करना चाहूँगा कि वीडियो चालू है या नहीं है, बट उसके पहले मैं पेपर लगा देता हूँ, ठीक है। चलो वीडियो, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, वीडियो इज चालू। पहला सवाल है, वीडियो चालू। पहला सवाल है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम का है। एचसीएफ और एलसीएम क्या होंगे हमारे 40 और 30 के। 40 और 30 का हमें निकालना क्या है, एचसीएफ एलसीएम नहीं निकालना है हमको, एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, अब मैं आपको बोलूँ तो ओरली सॉल्व करो, ओरली अगर कर पा रहे हो तो, अदरवाइज आपको जैसी आदत है वैसा करो। इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों की टेबल में आ जाए कॉमन हो। तो 40 की टेबल में 120 आ जाएगा, 30 की टेबल में भी 120 ही आएगा, और सबसे छोटा नंबर यही है जो कॉमन रहेगा। तो ये एलसीएम हो गया। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। हमको निकालना है 10 × 120, आंसर इज 1200। क्लियर है, तो हमारे इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पर हमारे। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x - 10, इसके रूट्स क्या निकल कर आएंगे, x² + 3x - 10 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स कैसे निकालेंगे, बेसिकली इसमें हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, 5 और 2 से कर सकते हैं। x² + 5x
माइनस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 माइनस 2 x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -5, x की वैल्यू 2। तो हमारे आंसर कौन सा होगा? -5 एंड 2, यानी ऑप्शन हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड मूविंग ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2kx, इसमें मैं रब नहीं करूँगा, डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन बी सही था। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2kx प्लस 5y इक्वल्स टू 7 एंड 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 11 हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर किसी का यूनिक सॉल्यूशन होता है या वन सॉल्यूशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है? हमें a1 की वैल्यू रखनी है दोनों जगह से, b1 की वैल्यू रखनी है, हमको आंसर मिल जाएगा। a1 की वैल्यू क्या होगी? 2k अपॉन में a2 की वैल्यू है 6, और इधर से b1 की वैल्यू क्या होगी? 5, इधर से b2 की वैल्यू 5। तो ये तो हमारा 1 हो गया, ये हमारा 1 3 हो गया। तो यानी k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? k की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यहाँ पर हमने अनइक्वल का साइन यूज़ किया है, तो वही को उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। सो इफ़ k इज़ नॉट इक्वल टू 3 देन हमारा क्या हो जाएगा? वन सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। इफ द मीन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेसिकली वही क्वेश्चन है जो हमने भी किया था, ठीक है। कि हमको एक सवाल दिया गया है, उसमें बोला गया है अगर जो मीन है वो 28 है और मोड है वो 16 है। मीन है 28 है, मोड है 16 है, तो मीडियन कितना होगा? इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। 2 मीन, मोड इज इक्वल टू 16, 3 मीडियन x मान लिया, 2 मीन यानी कि 56 हो गया, ठीक है। 28 इंटू 2 56 हो गया। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का होगा 56 और 10 72 हो जाना चाहिए। 72 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू 72/3 इज इक्वल टू 24। अगर मेरे से कभी कोई वीडियो में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि देखो मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ और ये कौन रोड पे हॉर्न नहीं बजाएंगे, लेकिन एक गली में हॉर्न बजाना होता है। इतना इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी, बिल्कुल फोकस से पढ़ा रहे हो, कोई आएगा ऐसे निकालते, ये मज़े में बजाते जाते हैं, खाली रोड पे नहीं बजाएंगे। चलो बट ठीक है, हाँ वापस पॉजिटिविटी पे आते हैं। हमने क्या बोला था? ये हॉर्न है, इसका मतलब इट्स साइन टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा 1 मिनट का क्या ब्रेक, मैं वही बता रहा था। अगर मेरे से कभी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हो सकता है 1-1.5 घंटे की क्लास में क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता दिया करो, ठीक है। अदरवाइज मैं कोशिश तो करता हूँ, मैं इसीलिए कॉपी भी रखता हूँ अपने साथ, लैपटॉप भी रखता हूँ जिसमें मैंने सॉल्व भी कर रखा है, सब कुछ वो सब रखता हूँ, जिससे 99% चांसेस नहीं होंगे, लेकिन 1% अगर हो गए कैलकुलेशन मिस्टेक तो आपको ही नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में आके बता दिया करो, मैं पिन कर दूंगा, जिससे सबको पता चल जाए कि ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, ठीक है। वैसे मेरी कोशिश रहती है गलती होना, तो ये भी हमारा सवाल हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर हमने ध्यान ही नहीं दिया यार, इसका आंसर ऑप्शन सी 24 होगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, अ डाई इज रोल्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड प्राइम नंबर। एक डाई को फेंका गया, डाई यानी जब पासा फेंकते हैं तो या तो 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कुछ आएगा, यानी टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब इसने बोला है क्या चांस है कि एक ऑड प्राइम नंबर आएगा? ऑड प्राइम नंबर यानी ऑड भी होना चाहिए, प्राइम भी होना चाहिए, तो या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 फेवरेबल आउटकम है हमारे टोटल, 2/6 यानी 1/3 चांसेस हैं, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब अगर वो बोलता खाली ऑड नंबर बोलता तो हम 1 को भी ले लेते, लेकिन उसने ऑड प्राइम नंबर बोला तो हमने सिर्फ 3 और 5 को पकड़ा, ठीक है। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज, ठीक है। हमको बोला गया है किसी सर्कल में जो सेक्टर रहता है, यानी कि जैसे मान लो ये सिंपल, इसने हमको ये बोला है, ये हमारा एक सर्कल है, इसमें मैंने बताया था ये जैसे मान लो ये बन गया तो ये हमारा एक सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। उसने बोला इस सेक्टर का जो एरिया है ना, पूरे सर्कल के एरिया का 1/8 है, ठीक है। यानी पूरे सर्कल का अगर एरिया πr² है, ठीक है, तो ये कितना होगा? πr²/8। उसने हमको ये बोला है, तो हमको इसी को अप्लाई कर देना है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है? कुछ उसने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसी को हमें अप्लाई करना है। अब मैं इसकी आपको एक सिंपल ट्रिक भी बता देता हूँ, अगर आप चाहो तो। अगर आपको इसमें सॉल्यूशन नहीं करना है, सीधे सीधे जाना है, तो देखो एक सेक्टर है 1/8, यानी टोटल सेक्टर होंगे 8, ठीक है। 1/8 जो है इसका एरिया है इस पूरे के बराबर में, तो 1/8 जो है इसका एरिया है, यानी टोटल एरिया होगा 8 सेक्टर जब हम जोड़ देंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, 368 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, क्योंकि 8 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है ये। ऐसे मान लो ऐसा एक और सेक्टर होगा, ऐसा एक और सेक्टर होगा,
ऐसा एक और होगा, ऐसा एक और होगा, 8 अलग अलग सेक्टर होंगे, यानी 8 अलग अलग एंगल होंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट तरीका है। इसने हमको क्या बोला था, एक सेक्टर है जो 1/8 है टोटल एरिया के स्क्वायर का, ठीक है, तो तुम उसमें दिमाग लगाओ, अगर ये 1/8 है टोटल एरिया के स्क्वायर का, तो 1/8 यानी कि 8 और ऐसे सेक्टर होंगे, यानी टोटल तो 8 सेक्टर होंगे, 8 सेक्टर में एंगल बराबर बराबर बटा रहेगा, तो ये 8 360 डिग्री से करेंगे। इस सवाल पर ये अप्लाई हो जाएगा, तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज तुमको दिमाग लगाना है तो वही लगाने लग जाओ कि θ/360 डिग्री इंटू πr², वही पूरी गणित लगानी पड़ेगी, पूरी की पूरी गणित वही लगानी पड़ेगी, और वो गणित लगाते लगाते हैरान भी हो जाओगे तुम, ठीक है। तो इसीलिए इट्स मच बेटर कि तुम ऐसी ये वाली गणित लगा लो, ठीक है। फिर मूव ऑन करते हैं। अगर इसमें डाउट लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वही वाला तरीका भी बता दूंगा। मेरा इसमें ये था कि मान लो ये तुम्हारे पास सर्कल है, इसमें तुम्हारा इसने बोल दिया कि 8 ऐसे 8 पार्ट है, बराबर बराबर 8 पार्ट है। इसने तुमको ऐसे ही बोला है कि ये 1/8 है, यानी बाकी 7 भी तो होंगे, 8 का ये एक सेक्टर है, यानी बचे 7 और सेक्टर भी होंगे, तो टोटल सेक्टर कितने हैं, 8, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री 45 डिग्री। MCQ है, कोई तुम्हारा सॉल्यूशन तो देखेगा नहीं, आंसर देखेगा, डन है, फ्री है, छोटी सी ट्रिक टाइप्स है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424। 424 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा हमारा, 424 का 24 का 2 से करेंगे 212, फिर 2 से करेंगे दैट इज़ 106, फिर 2 से करेंगे तो 53 आ गया, और 53 से करेंगे यानी 53 1, दैट इज़ 2⁻³ इंटू 53। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें आप बोल सकते हो भैया ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भी तो वही कह रहा है 2 × 53 × 4, बात तो वही कह रहा है, लेकिन ऑप्शन ए क्यों नहीं है, क्योंकि वो प्राइम फैक्टर में नहीं है, वहाँ पर जो 4 है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाता, वो प्राइम फैक्टर नहीं कहलाता, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर्स में ही होना चाहिए, 2 3 5 7 ऐसे में होना चाहिए, चलेगा। 53 हमारा प्राइम नंबर था। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इफ x इज अ होल नंबर, ओके, इसने बेसिकली हमें ये बोला इफ x इज अ होल नंबर, सॉरी, if x is a whole number then 8 ends with an even digit except for which value of x। अगर x एक होल नंबर है, ये जो पावर एक होल नंबर है, तो ऐसी कौन सी पावर होगी जिस पर इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू इवन नंबर में एंड नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने 8⁻² लिख दी, तो ये कितनी हो जाएगी 64, इवन नंबर में होगी 8⁻³ लिख दी, तो इन सब पावर पे क्या हो रहा है, ये इवन नंबर में एंड हो रही है। तो हमको देखना है कौन सी पे नहीं होगा, तो हमको एक ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी, सीधा सीधा दिख रहा है 0, क्योंकि अगर हम 8⁻0 कर देंगे तो ये हमारा 1 कहलाता है। किसी भी पावर, किसी भी नंबर पे अगर 0 की पावर लगती है तो 1 कहलाता है, तो इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिमाग सीधा सीधा लगाना था। 9 सवाल कराऊँ या ना कराऊँ, ये करा चुका हूँ यार, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करा चुका हूँ मैं आपको, मुझे लग रहा है अभी मैंने लास्ट टाइम ही कराया था, हाँ सेम ही कराया था। 9 सवाल बिल्कुल वैसे ही, कि एक ट्री है, 7 मीटर लंबी शेडो कास्ट कर रहा है, यहाँ पे बस अंतर इतना है उसने एंगल तुम्हें पहले ही दे दिया, तो एंगल दिया है 45 डिग्री, 1045 हमारा क्या हो जाएगा, 1045 1 हो जाएगा, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा यार, ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये हमें तुमको दिया गया है पहले से, एंगल कितना दिया गया है 45 डिग्री, यस, और शेडो दी गई है 7 मीटर। तुमको क्या पूछा है, हाइट, इतनी सी चीज़ पूछी है यार, सीधे सीधे नहीं कर पाओगे तुम लोग। 1045 सीधा सीधा सवाल है यार ये तो, इस सवाल को नहीं कराते हम। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई डोंट थिंक सो इसको कराना चाहिए, नहीं कराना, कर लोगे तुम लोग, मुझे पता है, इतना तो कॉन्फिडेंस देना चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस है तुम लोगों पर। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा वैसे, बस इतना याद रखो, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 cot² थीटा, कॉट स्क्वायर है हाँ, -5 cos² थीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा, 5 cot² थीटा -5 cos² थीटा। इसको कैसे करेंगे बताओ भाई। इसको करने का बहुत सिंपल सा तरीका हो सकता है, इसका आंसर हम देखने जाते हैं। सबसे पहले तो cot² थीटा ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 cos² थीटा अपॉन sin² थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, -5 cos² थीटा, ठीक है। अब इसी को और आगे बढ़ाएंगे तो sin² हमारा ऊपर चला जाएगा, 5 sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा माइनस में 5 cos² थीटा, ठीक है। इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ओके, गाड़ी निकलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 sin² थीटा इज -1 अपॉन में cos² थीटा, ठीक है। एक दिन होगा भाई, अपन अपना स्टूडियो लेंगे, इन सब शोर वोर से बिल्कुल दूर, किसी जंगल में जाके आराम से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल शोर नहीं आएगा, आपको आएगा शेरों की आवाज़ आएगी, मोर की आवाज़ आएगी, लेकिन ये सब आवाज़ें नहीं आएगी, कोयल की आवाज़ आएगी, ठीक है। sin² थीटा -1 क्या होता है, अगर ध्यान से देखने जाओगे तो एक थ्योरम है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। सो इरिटेटिंग मैन, ठीक है। हॉर्न बजाना नहीं रुक रहा है, तू
100 मीटर आगे पहुंच चुके हैं, लेकिन चलो ठीक है, इसको देखते हैं हम। तो अगर हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। इसको हम इसी हिसाब से ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारा माइनस का साइन और -5। आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। डन है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल पर मूव ऑन करते हैं हम लोग यार। हमारे इफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें तुमको बोला गया है अगर टेन स्क्वायर थीटा, ये सवाल भी आसान है, टेन स्क्वायर थीटा 3 है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा √3, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। एंड ऑफ द टॉपिक। यानी कि आंसर कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या कर रखे हैं, आंसर्स भी लिख ही रखे हैं दोनों, ताकि थोड़ी सी भी गलती के चांसेस ना हो। लाइव में क्या होता है आप बता देते हो, मुझे पता है, बट इसमें अगर गलती हो गई तो वो गलती वीडियो में कैद होकर चली जाएगी। उसकी दिक्कत नहीं है कि गलती कैद हो जाएगी, दिक्कत इसकी आपका उसमें थोड़ा थोड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई सेंटीमीटर, द सेंट्रल एंगल्स, ये मैं करा चुका हूँ, सेम ही सवाल है कि एक लेंथ है। देखो इसमें बेसिकली ऐसा बोला गया है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस, रेडियस बीच में आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। और मान लो ये है, ठीक है, ये हमारी जो आर्क है उसने तुमको बोला है, ये तुम्हारी अपनी आर्क दी गई है 10 पाई सेंटीमीटर। ये वाली जो आर्क है वो मान लो उसने दी 10 पाई सेंटीमीटर। अब तुमको बोला है सेंट्रल एंगल निकालना है, आसान है यार, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, वो ज़्यादा आसान लग, वो ज़्यादा थोड़ा सा मुझे इससे कॉम्प्लिकेट लग रहा है, ये वाला मैं करा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज 130 डिग्री। इफ द एंगल बिटवीन द टू रेडियाई, रेडियाई यानी एक रेडियस ये हो गई, एक रेडियस ये हो गई, इनके बीच का एंगल 130 डिग्री है, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ दिस रेडियाई, एंगल एट टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ दिस रेडियाई, ये टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये ओ ले लो, ये बी ले लो, ये ओ ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, ठीक है। तुमको पूछा गया ये एंगल कितना होगा, तो ये तुम्हें 130 डिग्री दिया है। अब तुम्हें पता है जो टेंजेंट होते हैं ये परपेंडिकुलर होंगे रेडियस से, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तुमको ये वाला निकालना है एक। अब ये पूरा ओ ए बी सी है तो अपना एक पूरा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। तो अभी ये कितने हो गए, 90 90 180, 180 और 20 200, 310 हो गए। ये तीनों मिला के 310 डिग्री हो गए। 310 में माइनस कर देंगे 360 में से, बचा कुछ एंगल 50 डिग्री, ये इसका वैल्यू आ गई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। डन है, फ्री है बात, ठीक है। आई होप सो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। देन मूव ऑन करते हैं 14वें सवाल पे। 14th क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac होता है, b² - 4ac। तो इसका क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट, इक्वेशन है हमारी x² - 4x + 3 = 0। तो यहाँ पे b हमारा -4 है, ठीक है, और सबकी वैल्यू सीधी सीधी लिखो, -4 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 है, दैट इज 0, 4 का स्क्वायर 16, 12, आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। कभी कभी तो लगता है कितनी फुद्दू सवाल है यार। 15वां सवाल नहीं करा रहा मैं भाई, करा चुका हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है सीधी सीधी। मिड पॉइंट थ्योरम तुमको पता है, x2 + x1/2 y2 + y1/2, सीधा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट का सवाल पर, दैट इज AP and AQ are tangents drawn from an external point A to a circle with center O, okay, and inclined to each other at an angle of 90 डिग्री। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर इसमें ध्यान से देखोगे, तुम ध्यान से फिगर को देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसमें देखो OP और OQ है हमारे टेंजेंट्स हैं, ठीक है। एक चीज़ तुमको इसमें दी गई है कि जो AP और AQ हैं वो टेंजेंट्स है, डन है, और ये एक दूसरे पे कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री एंगल पे। अगर चारों 90 डिग्री एंगल पे हैं और जो सबकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगी तो वो स्क्वायर बन गया ना, सिंपल है, स्क्वायर बन गया, सब 90 डिग्री के हैं, वो स्क्वायर बन गया, तो रेडियस भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, फ्री हो। इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था। देन मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पे। आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा ना, ये वाला सवाल, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, और ये हुआ होगा तो बता देना मुझे। नंबर 16 क्वेश्चन था, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा इसमें दिख रहा है स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर में क्या होगा तुमको पता है यार, साइड बराबर ही हो जाएंगी,
ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसे नहीं मानना, तुम मेरी बात पे ऐसे यकीन नहीं करना चाहते हो, तो तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें वैसे भी समझ आ ही जाएगा। ये बड़ा बेसिक सा सवाल था, लिखा भी गया है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखो जो हमारा इसमें एंगल APO होगा, APO ये तो आपको पता ही है 90 डिग्री बनेगा, AQO ये भी 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में आपस में परपेंडिकुलर वाला रिलेशन होता है। और 90 डिग्री तुमको एक दिया ही गया है, बचा भी अपना 90 डिग्री हो जाएगा। ये 2 सेंटीमीटर तो वो भी 2 सेंटीमीटर। कितना बेसिक से सवाल है यार, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। हमारा कौन सा सवाल है हमारा नेक्स्ट, 17th क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC, चलो इसमें हमको दिया गया है, इसमें हमको डायग्राम नहीं बनाया गया है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज ट्राइंगल, तो एंगल A कितना दिया गया है हमको 55 डिग्री, ये एंगल दिया गया है। एंगल E इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो एंगल C कितना होगा। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो मैं ये इस तरीके से भी तो लिख ही सकता हूँ ना भाई, एंगल A अपॉन एंगल D, एंगल B अपॉन एंगल E, एंगल C अपॉन एंगल F, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका ये जो E की वैल्यू है, यही E की वैल्यू मैं B को भी ले सकता हूँ। सिंपल सी बात है, B की वैल्यू मैं E भी ले सकता हूँ, यानी मैं इधर पे मेरे को क्या निकालना है, एंगल C निकालना है। तो एंगल A की वैल्यू 55 है, B की वैल्यू कितनी हो गई, B की वैल्यू 45 हो जाएगी, और प्लस C बराबर 180, ये कितना हो जाएगा हमारा 55 100 हो जाएगा, दैट इज C की वैल्यू 80 डिग्री। ऑप्शन A इज द करेक्ट, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा तरीका है सिमिलर को प्रूव करवा देने का, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज पर, दैट इज नेक्स्ट थिंग इज इन द गिवन फिगर। अब आइए हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ABC D इज पैरेलल टू BC, ओके, इफ AD इज इक्वल टू 2x सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू x प्लस 2 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EC इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ x इज। अरे सिंपल है यार, वैल्यू ऑफ x निकालनी है, कुछ नहीं करना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दो, आ जाएगा यार इसका आंसर 2x अपॉन 4 x प्लस 2 अपॉन 3, सीधा सीधा तुम्हारा इसका आंसर निकलेगा, दिमाग नहीं लगाना है। इसका आंसर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम क्या करते हैं कि हमारा AD अपॉन DB ले लो एंड देन AE अपॉन EC ले लो, सारी वैल्यूज़ रख दो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D4। अब वैल्यूज़ तो तुम रख सकते हो, इतनी तो उम्मीद है मुझे तुमसे, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, एक और भी तरीका होता है, बट उस तरीके से जाओगे तो थोड़ा सा वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, तो वो तरीका रहने दो। MCQ में मैं तुम्हें सिंपल बताने की कोशिश ही कर रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 ऑन रोलिंग, ये हमारा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा 20 में एजर्शन रीजन क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, AP का 4 है, हाँ भैया 4 है, 5 1 माइनस 3, 5 में से 1 जाएगा, 4 ही बचेगा, डन है भाई। कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP A1 A2 A3 AN इज गिवन बाय D इज इक्वल टू AN माइनस AN माइनस 1, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। फिर मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, ये भी हमारे 20 सवाल हो जाते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, देन वी मूव ऑन टू अ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये हमारे हैं, पहला सवाल इसमें हम देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2। सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्या बोला गया है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है तुमको, रूट 2 दिया है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस b अपॉन a के बराबर होता है, रूट 2। तुमको k की वैल्यू निकालनी है, तो k हमारा क्या होगा, b की वैल्यू यही होगी, पॉलिनोमियल तुम्हें दिख रहा होगा, अपॉन में 2, दैट इज k रूट 2, ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये रूट 2 बराबर हो जाएगा, k रूट 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू रूट 2 ही चल रहा है, हाँ, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, डन है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज 0.79, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम, अगर एक बंदे के जीतने के चांसेस 50% है तो हारने के भी 50% होंगे। अगर एक बंदे के जीतने के चांसेस 0.79 है तो हारने के चांसेस कितने होंगे, 1 में से जितने बचे, यानी 0.21 है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर इसके रूट्स क्या है हमारे, इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं। रियल और इक्वल का मतलब जिसके रूट्स रियल और इक्वल होते हैं उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है, यानी उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। ये वाला b की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो हमारी इक्वेशन दी गई है, उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू b रखी रहेगी, माइनस 4ac की सब वही वैल्यू रखी रहेंगी। इसमें कोई ऐसी अलग इक्वेशन तो दी नहीं है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ऐसा, बी स्क्वायर बराबर 4ac।
अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहले ऑप्शन में तुमको दिख रहा है a इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन सी। अब तुम देखोगे इसमें मैं चाहे जैसे सॉल्व कर लूँ, मैं 4 को हटा तो नहीं पाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं 4 को हटा नहीं पाऊंगा तो मैं इसमें क्या क्या कर सकता हूँ बताओ, इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसमें जब 4 को मैं नहीं हटा पाऊंगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा हो सकता है, चौथा नहीं होगा। तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन 4। डन। तो ऑप्शन नंबर सी इज। थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चंस को देखो, समझो। इफ द एपी ऑफ द फर्स्ट टर्म, चलो भाई ये सवाल क्या कह रहा है, इन एपी इफ द फर्स्ट टर्म यानी a1 हमारा कितना दे रखा है 7 दे रखा है, an हमारा कितना दे रखा है 84 दे रखा है, और sn हमारा कितना दे रखा है 2093 अपॉन 2 दे रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है। अब उसने हमको क्या पूछा है, n की वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू कितनी होगी। तो पहली बात तो an हमको कितना दे रखा है 84, इसका फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। तो a की वैल्यू तो हमें पता है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 84। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई n माइनस 1 इंटू डी बराबर, इधर डी और लिख लो, 84 में से 7 गए 77। ये मैंने क्यों निकाला, ये काम आएगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। नहीं भी बोलूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये MCQ लाइक सवाल नहीं भैया, ये 2 नंबर में आना चाहिए था, MCQ में दिया है तो कर ही लेते हैं। तो अब n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 77 है। SN तुमको क्या दे रखा है, SN का फॉर्मूला होता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो n अपॉन 2 तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें जरूर पता है 2093 अपॉन 2, और ये n अपॉन 2a की वैल्यू कितनी हो गई 14, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 77। ये चीज़ क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2093, और इधर 47 यानी 81 नहीं 91, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 91 पे। इसको सॉल्व करने के बाद मैं इसको सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, आंसर मैं तो देख के बता दूंगा, मेरा थोड़ी ना पेपर है, मेरे पास तो ऑप्शन है कैलकुलेटर को यूज़ करने का, तुम लोगों को जलाना भी तो है थोड़ा सा, ठीक है। बट फिर भी अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो कैसे कर सकता हूँ, ये हमारे 91 यहाँ आ जाएगा, अगले स्टेप में 2093 अपॉन में 91। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो कैसे जा सकता हूँ, 91 10 या 910, 910 का दो गुना, यानी 910 का 2 गुना हमारा कितना होगा 1820, यानी इसका आंसर 20 से तो ज़्यादा होगा। अब ऑप्शंस पे हम एक बार नज़र डालते हैं, 22 24 23, कितना ऑप्शन हो सकता है हमारा, 1820 से 90 और चले जाएं तो 1900 के आसपास पहुंच गए, 3 बार तक जाएगा। तो n की वैल्यू 23। तुमको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो 13 से डिवाइड करके देख लेना, चला जाएगा 79 78, हाँ 13 से भी चला जाएगा, 13 से भी चला जाएगा, 8 बार ये जाएगा, और ये अपना 1 टाइम जाएगा, यहाँ 1 टाइम जाएगा तो 79 आ जाएगा, तो ये 6 टाइम जाएगा, फिर एक 163, फिर इधर से तुम काहे से डालोगे भाई, काहे से 104 नहीं, ये 7 टाइम जाएगा भैया, 7 टाइम 13 से, तो ये तुम्हारा 2 14 23, कुछ तो गलत हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन यहाँ तो कुछ तो गलत हो रही है भाई, जस्ट अ मिनट, कहीं तो हमने कुछ गलती करी है। 2093 अपॉन, अब तो दिल पे ले गया, अब तो सॉल्व करके मानेंगे भाई, ये सही है 77 87 91, हाँ भैया ये तो सही है। 91 13 से अगर हम डिवाइड करने जाते हैं, 13 से नहीं और 7 से डिवाइड करने जाते हैं, ठीक है, 7 से डिवाइड करने जाएंगे तो ये 13 आ जाएगा, ये अपना 2 टाइम्स जाएगा, ये 69 अपनी 63, और ये 63 299 आ जाएगा। 13 से फिर डिवाइड करने जाएंगे 260, हाँ अब सही है 23/1, दिल पे ले गए थे अब तो बात भाई, कैसे कैलकुलेशन गलत हो कैसे गई, जब पहले मैंने सॉल्व किया तो सही गई। ऐसे ही तुमको भी दिल पे लेना होता है सवाल को, डिप्रेस नहीं होना होता है, दिल पे लोगे भाई ये गलत कैसे हो रहा है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है भैया, नेक्स्ट सवाल हमारा कहता है, बड़ा ही फुद्दू सा सवाल है, बोलते हैं अगर p की वैल्यू इज 18a² प्लस b⁴, q की वैल्यू इज 20a³ b², हमको बोल रहा है LCM बताओ। 1 मिनट मुझे वक्त दीजिएगा, मुझे लग रहा है वीडियो ऑफ हो चुकी है शायद से, नहीं वीडियो ऑफ नहीं हुई है, ठीक है डन है। इनका LCM क्या होगा, नंबर 1 चीज़ हमेशा याद रखो, LCM जो होगा वो 18 और 20 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि इनकी टेबल में आना है ना। LCM में क्या होता है, वो टेबल में आना चाहिए, तो अगर टेबल में आएगा तो 18 और 20 की टेबल में आएगा तो 18 और 20, या तो 18 20 ही हो जाएगा या इनसे बड़ा होगा। ऑप्शन देखता हूँ मैं, हमारे ऑप्शन में एक जगह दिया गया है 2, एक जगह दिया गया है 12, तो ये तो दोनों नहीं हो सकते। ऑप्शन या तो B होगा या ऑप्शन D होगा। B ऑप्शन हमको क्या बोलता है 180 a² b², और D ऑप्शन हमको क्या बोलता है 180 a³ b⁴। अब तुमको पता है होगा तो 180,
ये तो तुम खाली अलग अलग इनका एलसीएम निकालोगे तो भी चल जाएगा, इस सबको भूल जाओ, 18 और 20 का एलसीएम निकालो 180 आ जाएगा, ये तो ठीक है। अब इनमें से कौन सा आएगा, तुमको पता है एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पावर्स को उठाते हैं, तो इसमें ए की बड़ी पावर को उठाया गया है और बी की इसमें बड़ी पावर को उठाया गया है, यानी कि इसमें ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। एलसीएम में हमेशा बड़ी बड़ी पावर्स को उठाते हैं, ये तो छोटी मोटी पावर उठा रहा है, छोटे मोटे काम कर रहा है इसको, ठीक है। मुझे लगा था एमसीक्यू की वीडियो होगी 30-35 मिनट की, 40 मिनट की करा देंगे फुर्ती फुर्ती में, ये तो बड़ी लंबी वीडियो बनती जा रही है। एडी इज़ अ मीडियन, अरे ये बहुत बोरिंग सवाल आते हैं ना जब एडी इज़ अ मीडियन। इसका मैंने फिगर बनाया था कहीं, नहीं फिगर नहीं बनाया था इसका, मैंने डायरेक्ट इसका आंसर ही लिखा था, बट मैं तुमको बता देता हूँ, बोरिंग तो सवाल है ये। कुछ बच्चे कहेंगे भैया आप देख के पढ़ा रहे हो, मैं देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब हाँ पढ़ा मैं देख के ही रहा हूँ, देख के ही पढ़ा रहा हूँ, यस पढ़ा मैं बिना देखे, और मैं मान लो मैं कैसे भी पढ़ा रहा हूँ, बट बताओ मैं कैसे भी पढ़ा रहा हूँ, क्या कर लोगे तुम लोग। हम लोग ऑनलाइन क्लास में, बेस्ट फायदा इज ना टीचर का कोई कुछ बिगाड़ सकता है, ना बच्चों का मैं कुछ बिगाड़ सकता हूँ, ठीक है। चलो हम देखते हैं, हमारा ट्राइंगल है ABC, ABC ट्राइंगल है ABC, जहाँ पर इसके पॉइंट है 5 और -6, B के पॉइंट है 6 और 4, और C के पॉइंट है 0 0। अरे भाई साहब, और AD हमारा मीडियन है, AD हमारा मीडियन है, तो AD अगर हमारा, तो मैंने ये गलत उठा लिया यार पॉइंट, अगर AD मीडियन नहीं, सही भी चल सकता है, मैं ऐसा मान लूँगा मीडियन, ज़रूरी थोड़ी ना है। AD हमारा मीडियन है, बेसिकली AD अगर हमारा मीडियन है तो सबसे पहले तो हमें इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इसके पॉइंट कैसे निकालेंगे मैंने बता दिया, इसके मीडियन क्या करेगा, दोनों को आपस में बांटेगा, यानी इसके पॉइंट निकालेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। और जैसे ही तुम इसके पॉइंट निकाल लोगे मिड पॉइंट थ्योरम से, फिर इन दोनों के बीच में लगा दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आएगा √68 यूनिट। मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये है बहुत, लिटरली ये बहुत बोरिंग सा लगता है मुझे कराना, कि भाई तुम्हारे पास इतना बड़ा कोई फॉर्मूला दे दिया गया, अब उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करना है, कोई दिमाग ही नहीं लग रहा है इसमें। दिमाग सिर्फ इतने पे लगना था कि यहाँ x और y आ जाएगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके अलावा तो गधों जैसे हम वही के वही पॉइंट, ये हमको पता है 0 रखना है, 0 यहाँ रखेंगे, फिर 2 यहाँ रखेंगे, मुझे बहुत बोरिंग लगती है वो प्रोसेस, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, बोरिंग प्रोसेस हमको करनी पड़ती है, जब मैं 10th में था मैंने की है, ठीक है। तो अभी मेरे पास एडवांटेज है कि मैं ना करूँ, खैर ये चीज़ भी आसान सी आई होप सो तुम लोग कर लोगे। देन आते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू m, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है भाई, तुम लोग आ रही है आवाज़, ऐसा ना हो एकदम से कहीं से ब्लास्ट हो जाए, कुछ लाइट वाइट की आवाज़ आ रही है यार, कुछ तो नहीं होगा, खैर होपिंग फॉर द बेस्ट। जो होगा खैर वीडियो में कैद हो जाएगा, डोंट वरी, वायरल हो जाएगी वीडियो, ठीक है। चलो इसमें हमें निकालना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m दिया गया है, और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, मैंने पहले ही लिख दिया भैया, हमने कहा हम इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला चलता है, वो फॉर्मूला कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको मैं क्या करके लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये भी फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं सिर्फ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये मैंने क्यों लिखा वो मैं आपको बताऊंगा इधर, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे, इसको अगर मुझे 1 बनाना है तो इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको 1 बना पाऊंगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, तभी जाके तो मैं इसकी वैल्यू ला पाऊंगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की। कहाँ से लाऊंगा अदरवाइज, जैसे डायरेक्ट वैल्यू तो नहीं ला पाऊंगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सही जा रहे हैं हम, हाँ हम सही जा रहे हैं, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इसमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा यही बन जाएगा जो हमारी आइडेंटिटी थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा m सेक थीटा टेन थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, m अपना नीचे आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सवाल सॉल्व। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कुछ नहीं, बस यही करना होता है, बस मतलब ऐसे ऐसे सवाल दे देते हैं, क्या कोई सेंस नहीं है सवाल दो देने का, लेकिन दे दिए 1 नंबर में। बताओ, मैं बोलता यही हूँ, 2 नंबर के सवाल स्टैंडर्ड जब भी हम करते हैं 1 नंबर में दे देते हैं कि भाई लो तुम पर्याप्त टाइम लो, तुमको जितना टाइम ले सकते हो सवाल करने में, टाइम करो पहले तुम, ठीक है।
फिर मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है भैया? क्वेश्चन नंबर 8। सही गए हम, बिल्कुल सही गए थे। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25, अगर सारे इवन नंबर्स को हटा दें, अगर सारे इवन नंबर्स को हटा देंगे तो 4 हट जाएगा, 16 हट जाएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हम सारे नंबर टोटल ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर है 7, ठीक है, 7 नंबर टोटल हैं, उनमें से हमने कहा हम इवन नंबर को हटा रहे हैं, यानी अब टोटल नंबर कितने बचे? 5 बचे, यानी टोटल आउटकम 5 आ सकते हैं। और हमको बताना है द चांस ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अब कौन कौन सा आ सकता है इनमें से? एक तो 7 आ सकता है, ठीक है, और उसके अलावा हमारा और कोई भी नहीं आ सकता, और कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो 1/5 चांसेस हैं, दैट्स इट। आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। अगर मैं बोलता प्राइम नंबर ना आने के चांसेस कितने हैं? 4/5। अगर मैं नहीं हटाता, अगर मैंने जो नंबर अभी हटा दिया अगर उनको नहीं हटाता, तो इसका आंसर क्या होता? 1/7। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल बहुत बोरिंग है, लिटरली थियोरेटिकल सवाल है, इसको सॉल्यूशन में नहीं कराऊंगा, आप इस सवाल को पढ़ो। इस सवाल का आंसर है 0, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व कराने गया तो जिनको आता है वो तो डायरेक्ट कर लेंगे, जिनको नहीं आता है वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्होंने जितना पढ़ा है वो सब उनका सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी। तो 9th क्वेश्चन का आंसर है D 0, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ऐसे सवाल पक्के आएंगे। x² + px + q, ये सवाल मैंने कराए हैं आपको, ये सारे 0। और दूसरी इक्वेशन आपको दी गई है 4x² - 5x - 6, ठीक है। अब तुमको बोला गया है इसके जो जीरोज़ है ना और इसके जो जीरोज़ है, ठीक है, मान लो इसके जीरोज़ x y अल्फा बीटा कुछ ही मान लो, तुमको बोला गया है द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल x² + px + q आर ट्वाइस द जीरोज़ ऑफ, यानी अगर मान लो इसके जीरोज़ अल्फा और बीटा हैं तो इसके जो जीरो हैं इसके 2 गुने हैं, यानी 2 अल्फा और 2 बीटा है, ठीक है। तो हमको करना क्या है? हमको p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका है हम अल्फा बीटा निकाल लें, अल्फा बीटा निकाल के हमारा काम हो जाएगा, करके देखते हैं। अल्फा बीटा निकालते हैं, अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? इसका 8 और 3 निकलाएगा, अल्फा बीटा से भी हो सकता है। मैं एक तरीका सोचता हूँ, पर वो क्या वो तरीका लागू होगा, करके देखते हैं। इसमें हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा + बीटा, ठीक है। अल्फा + बीटा अगर हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा? -5/4, यानी 5/4, ठीक है। अल्फा + बीटा की वैल्यू 5/4 है। हमें पता है इसके जो रूट्स हैं वो दुगने होंगे, इससे दुगने हैं, यानी इनका जो सम है वो भी इसका 2 गुना होगा। तो इंटू 2 करें तो इसका सम निकल आएगा 2 अल्फा + बीटा, यानी इसके निकल आएंगे बराबर -b/a। तो 2 अल्फा + बीटा करेंगे 2 × 5/4 -b/a, यानी -p/1, दैट इज ये 2 हो गया। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? -5/2, p की वैल्यू -5/2। क्या ये ऑप्शन में है? मैंने ये नया तरीका ट्राई मारा है, मुझे नहीं पता ये ऑप्शन में है या नहीं है ऑप्शन 1। जब मैंने खुद से सॉल्व किया था तब मैंने प्रॉपर अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी। अब मैंने नया तरीका इसलिए ट्राई मारा, शायद ये टाइम सेविंग होगा। इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसके अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकाली, हमने सम निकाला। अगर इसके जो रूट्स हैं वो इसके दोगुने हैं तो इनका जो सम होगा वो भी दुगना होगा, तो हमने इनका सम निकाल दिया, अल्फा + बीटा -b/a। तो इनका जो सम होगा वो इसका आधा होगा, या कहीं कि इसका जो सम होगा वो इसका दुगना होगा, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि रूट्स दुगने हैं। तो हमने बस वही वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। थोड़ा सा फास्ट हो गया, क्विक हो गया, ठीक है। अगला सवाल नहीं करा रहा हूँ मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं कराने वाला हूँ भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला बता दूंगा मैं तुमको, बस पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा बोरिंग मुझे इसलिए लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुमको बस फॉर्मूले दिए गए हैं, वो फॉर्मूले रखने हैं, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। मैथ्स में अगर तुमको फॉर्मूले पता हो उसके बाद खाली तुम्हें वैल्यूज़ रखनी हो तो मज़ा नहीं आता। जब तक खुद से दिमाग ना लगाना पड़े तब तक मैथ्स में मज़ा ही नहीं आता। जैसे ये वाला सवाल अभी हमने किया, उसमें हमारे पास 2-3 तरीके बने। अब ये जो हमारे पास सवाल है 11वां, अब इसमें हमारे पास कोई तरीका क्या, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x2 - x1 + होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा आपका। आंसर क्या है? ठीक है, जो भी आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज देन द वैल्यू, डिस्टेंस तुम्हें पहले से दिया गया है, ये 15 दिया गया है, तुमको खाली इधर इधर पर वैल्यू रखनी है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा वो मैं तुमको बता देता हूँ। तुम्हारा आंसर या तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, या तो 18 आएगा या -12 आएगा। ये सवाल तुम कर सकते हो स्वयं से, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पर, दैट इज नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है? कॉज अल्फा + बीटा। चलो भाई सिंपल है, कॉज ये आसान है, अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो। कॉज अल्फा + बीटा 0 है, ठीक है। तो 0 की वैल्यू कब आती है? जब कॉज 90 डिग्री होता है। कॉज अल्फा + बीटा, तो कॉज से कॉज कटा, अल्फा + बीटा की वैल्यू 90 डिग्री। सवाल में क्या पूछा गया है? कॉज अल्फा + बीटा/2, यही पूछा गया है, यानी
हमको बतानी है कॉज 45 डिग्री की वैल्यू, ये आप खुद ही बताते रहोगे, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं, हमारे 13th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमीस्फीयर्स, द रेशियो ऑफ द टू सरफेसेस, द रेशियो ऑफ द सरफेसेस एरिया। एक मिनट में इसका आंसर बता दूं या सॉल्यूशन भी करना? सॉल्यूशन ही कर दिया, कर लोगे। कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे हिसाब से, दिमाग लगा लेना खुद से, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू इज 0, कॉस 45 की वैल्यू मुझे भी नहीं आती, आई थिंक शायद मे बी 1/√2, मे बी प्रोबेबली। अगर 1/√2 है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई एम नॉट श्योर यही वैल्यू है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसकी वैल्यू में, बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। कॉस 45 की जो वैल्यू होगी वो आंसर होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। मूव ऑन करते हैं। सॉलिड, थोड़ी सी हम क्लास को फास्ट करेंगे क्योंकि टाइम बहुत बहुत ज़्यादा जा रहा है इस क्लास के अंदर। दैट इज अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमीस्फीयर्स, ओके। एक स्फीयर को दो हेमीस्फीयर में काट दिया गया। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, और द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड दैट ऑफ टू हेमीस्फीयर टेकन टुगेदर इज, ठीक है। एक स्फीयर था, उसको दो हेमीस्फीयर में काट दिया गया, ठीक है। हमको इनके एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन में एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही निकालना है या एरिया ऑफ, हाँ सही है, इस यही निकालना है। तो एरिया ऑफ स्फीयर और एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का रेशियो निकालना है। ये हमारा हो जाएगा, एक हेमिस्फीयर का रेशियो, एक हेमिस्फीयर का एरिया होता है 3πr², तो दो का हो जाएगा 6πr², और स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। पाई से पाई कैंसिल, 2:3। तो आंसर इज ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर 3, 2:3, ठीक है। सही आंसर, सही आंसर हमारा। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। दैट इज, नेक्स्ट सवाल है हमारा, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड, ठीक है। जो मिडिल मोस्ट होती है, जैसे मान लो, ठीक है, मैं इसको लिख के बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो मिडिल मोस्ट चीज़ होगी उसको हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मीडियन। अगर मान लो ऐसा होता 1 2 3 4 5 6, अब इसमें मीडियन क्या कहलाएगा, इन दोनों को जोड़ के अपॉन में 2 कर देना, वो तुम्हारा मीडियन कहलाएगा। तो सवाल हमारा कहता है द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है, डन। द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, ये सवाल में मेरे से डायग्राम नहीं बनता है भाइयों बहनों, मैंने तुम लोगों को एक बार डायग्राम बना के दिखा दिया था ना हिंदी के पेपर में, मैं कैसा डायग्राम बनाता हूँ, तो वैसे ही है, लेकिन बता देता हूँ ये सवाल में डायग्राम बनाने वाली चीज़ है भी नहीं, ठीक है। इसमें तुमको बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ अ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज, ठीक है। सॉलिड क्यूब है, क्यूब के एज की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक राइट सर्कुलर कोन उससे बनाई जा रही है, उसके अंदर से राइट सर्कुलर कोन बनेगी, तो उसकी रेडियस कितनी बनेगी, 2 का आधा यानी 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऐसी तो निकलेगी, अगर ये पूरी लाइन थी तो रेडियस इतनी कहलाएगी। अब इस चक्कर में फिर मेरे को हाथ से मिटाने वाला था, नहीं आज हाथ कम काले हुए हैं भाई हमेशा से, ठीक है। तो ये हमारी 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। 1 सेंटीमीटर हाइट तुम्हें पता है कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये तुम्हें पहले से दिया गया था। अब वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना है तुमको, है ना, राइट। वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूलेज में एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ यही होता है फॉर्मूला। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू रखनी है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई के टर्म्स में आएगा। r² यानी 1 × 1, h यानी 2, आंसर इज 2/3 पाई। ऑप्शन कौन सा हमारा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, डन। इन सवालों में आपको कुछ नहीं करना होता, बस कॉन्सेप्ट समझना होता। बोल रहा है क्यूब के अंदर राइट सर्कुलर कोन बना रहे हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगी, क्यूब की साइड की आधी हो जाएगी, एच तुमको पहले से दिया ही था, सब कुछ पहले से दिया ही था, तुम्हारा सवाल डन हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं जल्दी से जल्द, थोड़ा सा फास्ट क्विक। 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन 2 डाइज इज 2 3 और 5। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स ऑन द 2 डाइज एज 2 और 3, ठीक है। 2 डाइज हैं, उनको साथ में फेंका जाता है। जब भी 2 पासे साथ में फेंके जाते हैं तो टोटल आउटकम होते हैं 36, टोटल होता है 36, यानी टोटल 36 आउटकम हो सकते हैं। इसने बोला है कितने चांसेस हैं कि दोनों डाइस पे कुछ ऐसे नंबर आएंगे जिनको जोड़ने पे या तो 2 मिल जाए या 3 मिल जाए, 5 मिल जाए। तो अगर 1 और 1 आएगा तो एक 2 के लिए हो गया, अगर 1 और 2 आता है, 2 और 1 आता है तो ये 3 के लिए हो गया, और अगर 5 लाना है तो 1 और 4 आ सकता है, 4 और 1 आ सकता है, 2 और 3 आ सकता है, 3 और 2 आ सकता है, तो ये 5 के लिए हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7/36, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। 7 फेवरेबल है, टोटल आउटकम 36 है, आंसर हमारा 7/36, ऑप्शन नंबर ए। देन आता है 17वें सवाल पे। 17वें सवाल को हम देखते हैं। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2 0 इफ द एंड डायमीटर, नहीं कराना मैं इस पॉइंट, नहीं कराना है मुझे, मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी इसमें, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या दिया गया है तुमको, सेंटर ऑफ अ सर्कल दिया गया है 2 0 नाम से, ठीक है। इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ मैं तुमको बस खाली, ठीक है।
ये तुमको दिया गया है, इसके पॉइंट दिए गए हैं 2 और 0, ठीक है, ये एक्स ओ मान लो। तुमको बोला गया है डायमीटर का एक एंड है 6 और 0, यानी इसमें तुम्हें क्या दिया गया है, तुमको मिड पॉइंट पहले से दिए गए हैं, तुमको एक पॉइंट ये दिया गया है, तुमको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट निकाल लेना। निकाल लोगे यार, बड़ा आसान सा होता है यार, ठीक है। इनको एक्स और वाई मान लेना और कर लोगे आगे करके, ठीक है। इसका आंसर बता दूं मैं, इसका आंसर मैंने लिखा होगा 100% लिखा होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चेक कर लेना। 18वां सवाल मैंने कराया था, जो लोग जुड़े हैं हमारी क्लासेस से उनको पता होगा, जो 3 चैप्टर की क्लासेस हुई हैं। 18वें सवाल का आंसर क्या होगा, ये जो दोनों लाइन्स है इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे। पहली बात तो इसमें ये इंटरसेक्ट तो कर नहीं रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आपस में एक दूसरे के पैरेलल भी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, और एक दूसरे पर कोइंसाइड भी नहीं कर रही है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता। सी और डी में से एक होगा। लेकिन अगर आपने डी ऑप्शन नहीं पढ़ा और खाली सी लगा के आगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन कहता है कि ये दोनों लाइनें ऐसी जा रही हैं, ऐसी, तो इन फ्यूचर ये कभी ना कभी तो टकराएंगी। तो डी ऑप्शन हमारा यही बोलता है कि अभी ये इनकंसिस्टेंट है, लेकिन इनको हम कंसिस्टेंट बना सकते हैं अगर हम इनको एक्सटेंड कर लें। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट नहीं, अभी तो एसर्शन रीजन बचे हैं। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, ठीक है, डन है, ओके। रीजन हमारा क्या है, ये भी डन है। द टेंजेंट्स ड्रॉन क्या होते हैं बेसिकली हमारे, जैसे मान लो ये मेरा डायमीटर है, इससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपस में पैरेलल ही होंगे। तो पहला स्टेटमेंट एसर्शन तो सही है। रीज़न क्या कहता है, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ये भी सही है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन थोड़ी ना करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। उसके बाद इफ़ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ ये वाला सवाल इंटरेस्टिंग है। इफ़ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सेस एट ओनली 1 पॉइंट, फाइंड द पॉलिनोमियल, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक। अगर एक ग्राफ है पॉलिनोमियल का, वो सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, जैसे मान लो ये है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मान लो कुछ ऐसा है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, सिर्फ एक, आगे का छोड़ो, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो वो बोल रहा है कि फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। मान लो उसके दोनों जीरोज ही 2 2 हो या -2 हो, दोनों जीरो अगर बराबर होंगे तो एक ही पॉइंट पे तो टच करेगा, तब कहाँ से कर देगा। तो यानी पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलता है पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री, पता नहीं क्या काट के चला गया यार, अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n where n is greater than 1 can have at most n 0। बिल्कुल सही बात, जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरो बनते हैं, यानी रीजन इसमें सही है, एजर्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पर। चलो भाई अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। इसके पहले मैं एक और बार जाऊँगा वीडियो को देखने, वीडियो चालू है या बंद है भैया, प्लीज़ चालू रहना। ओह शिट, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, मैंने सोचा था कम टाइम की होगी, बट हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, सिंपल सी बात है। खैर ये तुम लोगों के लिए लागू होती है ये बात, अपने लिए तो मैं ये बोलूँगा अभी नहीं पढ़ाऊँगा तो कब पढ़ाऊँगा। मैथ्स का पेपर ख़त्म, फिर तुम लोग अपने रास्ते चले जाओगे, बट ऑब्वियस है। तो तब तक, जब तक हम लोग जुड़े हुए हैं तब तक बढ़िया से जुड़े रहते हैं, ठीक है। वो नहीं है, वो एक रील चलती है कि जुड़िए तो ऐसा जुड़िए आजीवन जुड़िए, ये नहीं कि अभी जुड़ गए कल छूट गए, ऐसा वाला, ऐसा मत करना, ठीक है। ये जुड़ गए, ये गाड़ी का हॉर्न मेरे साथ जुड़ा हुआ है हमेशा, परमानेंट ही चीज़। जब मैं कुछ बोलूँगा, अच्छी चीज़ जब भी बोलने जाऊँगा बस बोलेगा, सवाल के सॉल्यूशन में कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब भी कुछ ऐसा आएगा कि भाई ये तो बहुत तगड़ी सी बात बोलने जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ ये गाड़ी का हॉर्न बीच में बचा देगा, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ के, पहला सवाल है हमारा द वैल्यू ऑफ के, ये सवाल आएगा 110% ऐसा सवाल आएगा। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। तो बस आपको क्या करना है, ये क्रॉस चेक कर लेना है। इसमें आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू रखो 3, a2 की वैल्यू हो गई 6, और इसमें अभी कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके जार, ये स्टेटमेंट के साथ वापस से फोकस पे आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस हिसाब से ब्रेक लेने लगा ना कि जितने जितने शोर आते हैं, तो मुझे लगता है हमारी पूरी क्लास ही ब्रेक में निकल जाएगी, तो वापस से आ जाते हैं। देन आता है -y, माइनस ये हमारा -1 है, इधर हमारा कितना है -k, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब खाली आप इतने में ही सॉल्व कर सकते हो भाई, ये 1/2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देन आते हैं पॉइंट p डिवाइड्स, चलो ये क्या है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। इसमें सेक्शन फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला जो मैं जितनी बार मुझे याद नहीं होता उससे ज़्यादा मैं भूल जाता हूँ। सेकंड सवाल है, तुमको बोला गया है पॉइंट P है वो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, 4 A और B लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है 5 और 2 के रेशियो में, ठीक है। तुमको बताना है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को बताने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं फॉर इंटरनल डिवीजन वाला।
आपके में इंटरनल डिवीजन ही आना है, इंटरनल डिवीजन ही आना है। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली क्या बोलता है, दैट इज mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये m और n क्या है, हमारे रेशियो है, ठीक है। और इधर पे my2 प्लस n y1 m प्लस n। एक टाइम होता था जब मुझे बिल्कुल ये रटे हुए होते थे ओरली, बट अभी अभी मेरे को इनको याद करने बहुत बोरिंग से लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं अब उस एज से निकल चुका हूँ। मैं अब मेरे को लगता है कि यार इसका ये ट्रिक है, सीधा डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो मैं इसलिए इन सब चक्करों को क्यों याद करूँगा, ठीक है। वैसे होना भी चाहिए, जब एट द एंड ऑफ द डे हमको ट्रिक सीख ही लेनी है, तो अभी इतने बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, हमको ट्रिक सीखने चाहिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ट्रिक आपकी सिर्फ हर जगह काम नहीं आती, एक दो केस जहाँ ट्रिक काम नहीं आएगी वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा, तो कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। अपनी स्टेटमेंट में वापस लेता हूँ, तुरंत वापस लेता हूँ, देने से पहले ही मैंने स्टेटमेंट वापस ले ली, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, हमको पॉइंट दिए गए हैं, ए पॉइंट दिया गया है 4 और -5, बी पॉइंट दिया गया है 1 और 2, और रेशियो है हमारा 5 और 2। ये हमारी m है, ये हमारा n है, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, x और y का आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसका आंसर मैं आपको बता कर जाता हूँ सो डैट आप चीज़ें क्लियर रहेंगी। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन सी, दैट इज 13/7 and 0। ये सब मैंने सॉल्व करे हैं, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको आप ही सॉल्व करना, क्योंकि ये वैल्यू रखने में मज़ा नहीं आता। मज़ा आता है कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाने में, बढ़िया सा जहाँ पे दिमाग लग जाए। देखो ये वैसा ही सवाल आया जिसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसमें दिया गया है A15 A11 बराबर 48। 15 में से 11 गए, 4 बचे, 4 को इससे डिवाइड कर दो, दैट इज 12 इज कॉमन डिफरेंस, डन, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल आने चाहिए, कितने सटाक हो रहे हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज हाउ मेनी रूट्स, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगर तुम्हें ये पता करना है इसके कैसे रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, इरेशनल होंगे, नॉट रियल होंगे, तो क्या करते हैं हम b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल रूट्स होंगे, अलग अलग होंगे, 0 के बराबर है तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, और 0 से कम है तो यानी कि नॉट रियल रूट्स होंगे। तो इसमें b² की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 1 इंटू c, तो इसमें क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगी वो -3 आएगी, यानी कि ये तो 0 से छोटा है, तो नॉट रियल रूट्स। ऑप्शन नंबर डी, डन है। यदि हिंदी में पढ़ दूँ, यदि HCF और LCM तो K का मान बताइए। ये हिंदी में है, मैं हिंदी मतलब हिंदी हमने शुरू से पढ़ी नहीं है, बट एक्चुअली मैं हिंदी में चीज़ें आसान याद करना ज़्यादा आसान होती है। मैंने रियलाइज़ करा है, मैं कई बार जो कैलकुलेशन करता हूँ खुद ऐसे हिंदी में ही करता हूँ कि 5 × 5 = 25, ऐसे वो मैंने बाद में सीखा कि हिंदी में ज़्यादा आसान है, इंग्लिश में डिफिकल्ट सा होता है। 5 × 5 = 25, 5 6 जा बोल, तो मैं इसमें भी हिंदी रहा हूँ, 5 5 जा, 5 × 5, ये है प्रॉपर इंग्लिश, यस। कभी कभी बोलते बोलते समझ आता है कि हम लोग क्या फनी चीज़ें बोलते रहते हैं दिन भर में, ठीक है। सवाल है द HCF, ठीक है, हमको दिए गए हैं दो नंबर 2520 एंड 6600। हमको बोला गया है इनका HCF कितना है 40, इनका LCM दिया गया है 252 × K। हमको बोला गया है कि हमको क्या निकालना है, K की वैल्यू। हमको पता है HCF × LCM क्या होता है, HCF × LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर A × B, तो बस इसी को रख दो, 40 × 252 × K इज इक्वल टू 2520 × 6600। तो देखो इसको सॉल्व करें, ये तो 10 बार चला गया सीधा सीधा, एक 0 से एक 0 कट गया, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो K की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1650। ये मेरे को रट चुका है क्योंकि मैं 3-4 बार कर चुका हूँ ये सवाल, ठीक है। ये मत बोलना भैया आंसर याद करके आए थे, रट चुका है मुझे सच में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल इंपॉर्टेंट है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट आने वाला है, दैट इज आपको बोला गया है ये एक ट्राइंगल टाइप्स है, ठीक है। इसमें आपकी ये एक लाइन है, ए है, ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ठीक है। तुमको ये 12 सेंटीमीटर दी है, ये 2.5 सेंटीमीटर दी है, 2.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तुमको बोला गया है ट्राइंगल ABC में D इज पैरेलल टू BC, ओके फाइन। इफ AD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AD 5 सेंटीमीटर डन है, DB इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर डन है, BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसमें बेसिकली सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज AB अपॉन AD इज इक्वल टू, ये दोनों जो ट्राइंगल होते हैं ना ये सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू, पता नहीं कौन किसको पुकार रहा है, ट्राइंगल AD किसको पुकार रहा है, नो आइडिया, बस पुकार रहे हैं। ये ट्राइंगल AD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ठीक है। अभी हमने अगर सिमिलर है तो AB अपॉन AD क्या होगा हमारा,
ए बी अपॉन ए डी क्या होगा हमारा, ए बी कितनी वैल्यू है भैया, ए बी की वैल्यू कहाँ गई, 5 और 2.5 यानी 7.5, ए डी की वैल्यू 5, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, बी सी और डी ई निकालना है। थोड़ा सा इतू सा थकान हो गया मेरे को, इतू सा थकान हो गया, मेरे को पानी पीना है जस्ट, तो पानी पीऊँगा मैं इसके बाद, ठीक है। डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी अपॉन बी सी, ठीक है। डी अपॉन बी सी, डी की वैल्यू x मान लेते हैं, बी सी की वैल्यू 12 है, इसको बराबरी में रख दो, 7.5/5। गलत हो रहा है हमारा, कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है, गलत हो ही रहा है। यहाँ पे मैंने ए भी लिया है, यहाँ पे डी ही लिया है, इसको अपोजिट करके लेना चाहिए था, मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, गलत तरीके से लिखा है मैंने इसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप ट्रायंगल को लिखते हो, तो जिस तरीके से आपने लिखा है उसी तरीके से इनको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे अगर मैं ए डी अपॉन ए बी लिखता हूँ तो मेरे को डी ई अपॉन बी सी लिखना पड़ेगा, ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकता मैं। तो ए डी क्या है हमारा 5 है, ये हमारा 2.5 है, ये हमारा डी हमारा क्या है x है, ये हमारा 12 है। तो बेसिकली ये कितनी बार चला गया, ये 5 नहीं ये हमारा 7.5 होगा, 7.5 ए बी ये पूरा, ठीक है। ये हमारा 7.5 होगा, तो ये हमारा कितनी बार गया, 1 2 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया, ठीक है। 2.5 से हमने डिवाइड किया, 2.5 से करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ये 4 बार गया, तो ये हमारा कितना आ गया, x की वैल्यू 8, आंसर है 8 सेंटीमीटर, यस। थोड़ा सा कभी कभी मैं भी थोड़ा सा इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ तो एक दो गलती अगर हो जाती है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अब ये सवाल के करने के 2 तरीके हैं, आप जिस तरीके से करना चाहो वो आपके लिए प्रेफर करेगा, ठीक है। मैं जिस तरीके से करना चाहूँ, मेरा तरीका ये होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा दिया है ना, ठीक है, और तुमसे पूछा गया है सेक थीटा की वैल्यू इनटू साइन थीटा की वैल्यू, यही पूछी है ना। तो मैं तो इसमें लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा, आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। डन है। 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ दोज नंबर मोर देन 10 कब आ सकते हैं भैया, 2 डाइस जब हम पास से फेंकते हैं तो ऐसा कब हो सकता है, जब जो दोनों पे जो नंबर है उनका सम 10 से ज़्यादा हो। अगर 10 से ज़्यादा हो, 10 से ज़्यादा होने के लिए या तो 5 6 आ जाए, या 6 5 आ जाए, या 6 6 आ जाए, तभी हो सकता है। यानी टोटल 3 बार हो सकता है, और टोटल आउटकम होते हैं 36, यानी 3/36 यानी 1/12। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फिर मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ 5x² प्लस 3x माइनस 7, तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए टैक्सी को निकाल लेंगे। बाहर से वीडियो देख लेता हूँ चालू है कि नहीं। पता है जब मैं जितने शब्द बोलते जा रहा हूँ ना, उतने शब्द मेरे को अब वो अपने शब्द मुझे मोबाइल के स्टोरेज में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 1.5 घंटे की वीडियो दिख रही है। अभी 15 से 16 GB की वीडियो हो चुकी होगी। एडिटिंग करने जाऊँगा तो वहाँ 16 GB का स्पेस चाहिए, एक्सपोर्ट करूँगा तो फिर 16-17 GB का स्पेस चाहिए, यानी कि पूरे फ़ोन में स्टोरेज है 128 GB, और अब मुझे इस वीडियो के लिए स्पेस चाहिए पड़ेगा 50 GB। कहाँ से लाऊँगा मैं, कितना मतलब लिटरली। तुम लोग यार आवाज़ कम करके सुना करो, ठीक है, वीडियो में। मुझे पता है तुम लोगों के लिए भी इरिटेटिंग होता होगा, और आई एम रियली ग्रेटफुल कि तुम लोग सुन रहे हो मेरी बातें इतने शोर वोर के बाद भी। रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। देन हम करते हैं, इसको कैसे करेंगे। इसके लिए मैंने बताया था पॉलिनोमियल वाले में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये एक अलग ऐसे बना लो, -b/a होता है, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है हमारा c/a होता है। एक तरीका तो है आप रूट्स निकालने जाओ फिर इसको सॉल्व करो, पर दूसरा तरीका ज़्यादा आसान है। आप इसको सॉल्व करो ना, ये नीचे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, सीधी ये वैल्यू रख दो इससे उठा के, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना निकल कर आएगा, ये मैं करा चुका हूँ सवाल पॉलिनोमियल वाली वीडियो में, इसीलिए मैं नहीं कराऊंगा। इसका आंसर कितना आता है, वेट अ मिनट, मैंने लिखा हुआ है आंसर, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/7, ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर से याद है एलसी पेरी, क्या नाम बोलते हैं, मतलब मुझे नहीं पता, आरसीबी ऑफेंड मत हो जाना बाकी टीम वाले। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आरसीबी सीएसके हो मुंबई यार, है तो सारी भारत की टीम है यार, भारत का नाम हो रहा है, होने दो। द पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर 56 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ओके चलो ठीक है भैया, ये क्या बोल रहा है हमको कि जो पेरीमीटर है 2 ट्राइंगल का ABC और ट्राइंगल PQR,
ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है और इनका पेरीमीटर कितना दे रखा है, इसका पेरीमीटर एक का दिया है 56 और 48। तो इनका रेशियो कितना है, इनका अगर आप रेशियो देखने जाओगे, इनका रेशियो कितना निकल कर आएगा, जो रेशियो निकल कर आएगा वही आपको साइड का रेशियो भी देखने को मिलेगा। आपको निकालना है पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी निकालना है, ठीक है। कहाँ की लाइट चली गई, मुझे देखना पड़ेगा, वहाँ की लाइट चली गई, इट्स ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका पेरीमीटर का रेशियो होगा वही साइड्स का रेशियो होगा, इतना याद रखो। तो पी क्यू वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर है 48 और ए बी वाले का है 56। इनका रेशियो कितना है 6:7, 8 से करेंगे तो इनका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट सा है, आपको समझने लायक है बात इसमें। 11th क्वेश्चन का डायग्राम मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, वापस से अपने अंदर का पैब्लो पिकासो बाहर निकालना पड़ेगा। क्या पैब्लो पिकासो ये होता है, मुझे नहीं पता, वो मतलब पिकासो है ये तो मुझे पता है, और उनका पूरा नाम क्या था आई डोंट नो। वेरी रिस्पेक्टेड आदमी थे यार, वो बहुत तगड़ी ड्राइंग बनाते थे, ठीक है। ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा डी है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ठीक है। हमको बोला गया है कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं। ए बी कहाँ गई, ए बी एंड सी डी, मैंने कहा हाँ, ए बी एंड सी डी मैंने बोला था। अपनी ड्राइंग में कंफ्यूज होना अगर एक कला होती तो मैं उस कला में कलाकार होता, अपनी ड्राइंग में कंफ्यूज हो जाता हूँ। देखो ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इधर पे। हमको बताना है कि इनमें कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब इनमें आप क्या क्या बता सकते हो, अगर आप दिमाग लगा के देखने जाओगे, एक चीज़ जो आपको दिख रही है वो ये है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक चीज़ आप बता सकते हो। दूसरी चीज़ आप क्या बोल सकते हो, इसमें और कौन से एंगल बराबर हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ सब छोड़ दो, आपको अपना दिमाग लगाना है। और इसमें कौन से एंगल बराबर हो सकता है, ये वाला एंगल बराबर हो सकता है, क्योंकि ये सेगमेंट वाला एंगल है, ठीक है। तो ये दो एंगल बराबर हो सकते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइंगल ए डी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी पी। ए डी पी ये वाला और सी बी पी ये वाला, तो इसमें एक तो ये दो एंगल हमारे हो गए सिमिलर, और दूसरा ये वाला जो एंगल है ये हमारे बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ये सेम सेगमेंट पे आते हैं, यानी एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट मैंने बोल दिया ना, एक ही लाइन से बन पर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। थोड़ा सा क्विक जा रहे हैं, थोड़ा सा बिल्कुल तेज़ जा रहे हैं हम, ठीक है। अभी तक मैं 100 कराने वाला था, अब शायद मैं 100 ना कराऊँ, मैं 80 सवाल ही करा दूँगा। 80 सवाल, 100 में जो सवाल होंगे वो मैं आपको दे चुका हूँ, PDF आप देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे होगी, ठीक है। मैंने कराए तो सबको भेजे हैं सारे सवाल। इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज बाई 2, ठीक है। ये बात बिल्कुल सीधी है। अगर मान लो आपके पास कोई डाटा दिया गया है, उसका मीडियन है 4, और अगर आप उस डाटा में हर चीज़ की वैल्यू 2 से बढ़ा दे रहे हो या 3 से बढ़ा दे रहे हो, तो मीडियन भी 2 या 3 से, जितने से आप डाटा बढ़ाओगे उतने से बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपके पास एक डाटा था, ठीक है, उसमें ये x था, y था, z था, नहीं ये हॉर्न बजा लेना, इनको बजा लेना, कितनी देर तक बजा लेना, ठीक है। अगर मैंने इस डाटा को 2 से बढ़ा दिया, इसको 2 से बढ़ा दिया, इसको 2 से बढ़ा दिया, तो इनका मीडियन भी 2 से बढ़ जाएगा। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अ बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर्स फ्रॉम 6 to 55। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉक्स में कार्ड है, कहाँ से कितने तक, 6 से 55 तक। अब इसका मतलब कितने कार्ड हैं ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 55 - 6 + 1, यानी टोटल कार्ड हमारे पास है 50, ठीक है। टोटल कार्ड हो गए 50। हमने बोला हमने कोई भी एक कार्ड निकाला, क्या चांसेस हैं कि वो कार्ड हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। वेट अ मिनट जस्ट, हाँ चलो वीडियो इज ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चांसेस हैं कि वो जो हमारा कार्ड निकला वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन हो सकता है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर हो सकता है जो बीच में आएगा, और किसी चीज़ का स्क्वायर हो सकता है, 7 का स्क्वायर, हाँ 7 का स्क्वायर एक मिस हो गया, 7 का स्क्वायर, और कोई स्क्वायर है 8 का 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6/50, दैट इज द आंसर। कहीं तो कुछ गलती हुई है हमसे। ओ सॉरी मैंने आई एम सो सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। 2 का नहीं आएगा, मैं ये भूल गया, 6 से 55 ले रहे थे हम। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 तो 6 से पहले ही आ जाता है। वही मैं कहूँ कुछ तो गलती हो रही है। तो यहाँ कितने हैं, ये 5 है, तो ये 5 50,
1/10, माफ़ी रही, ठीक है। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी टू अ सर्कल, ये सेम सवाल हम कर चुके हैं बट फिर भी मैं बता देता हूँ। इस फिगर में तुमको टेंजेंट पी और पी बी दिख रहा है, ठीक है। ये ओ से नीचे गए हैं हमारे फिगर हैं, इसमें पी ए अगर हमारा 10 सेंटीमीटर है, अब ध्यान से देखो इस फिगर को, अगर तुम्हारा पी ए 5 सेंटीमीटर है, इसमें सारे एंगल स्क्वायर वाले, मतलब सारे के सारे अगर तुम ध्यान से देखने जाओगे ना, पी ए तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है, पी बी भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ओ ए भी हमारा उतना ही हो जाएगा क्योंकि ये पूरा स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। हमको निकालना है ए बी। ए बी निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। पाइथागोरस के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 25 25 50, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5√2। आंसर इज ऑप्शन बी। थोड़ा सा ज़्यादा कम स्टेप में मैंने कर दिया बट समझ आ रहा होगा आपको डायग्राम देख के। जब ये 5 5 हो जाएंगे, डायगोनल निकालना है, सिंपली h² = p² + b², आंसर हो जाएगा हमारा। अगला सवाल लिटरली बहुत बोरिंग सा आ चुका है, पता नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख के अंदर से मन करता है हटाओ यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन करता है, लेकिन वो करते हैं जिनको 6 नंबर की परवाह है, क्योंकि यहाँ से 6 नंबर का आना है, ठीक है। एक्स ओ वाई जेड इज अ रेक्टेंगल विद वर्टिसेस, ओके। एक्स ओ वाई जेड एक रेक्टेंगल है। अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। एक्स ओ वाई जेड एक रेक्टेंगल है जिससे मार्कर चल नहीं रहा है हमारा प्रॉपर, -3 0 0 0 0 4 एक्स और वाई, ठीक है। गाना गाने का मन कर रहा है यार बीच में, इतनी देर से पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली एक रेक्टेंगल है, हमको बताना है डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इसकी वैल्यू पता करेंगे, और फिर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें एक और फॉर्मूला होता है, वो आपको बताना है, वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला होता है, √2 करके कुछ, उससे आप क्या कर सकते हो, एक ही का ये निकाल के अंडर रूट कुछ कर दोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। इसमें एक्स वाई से कोई लेना देना नहीं है, इस वाली साइड को पकड़ना ही मत, इस साइड को पकड़ लेना, हो जाएगा। 0 0 दिया है, काम होता चला जाएगा। इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, सबसे सिंपल, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा, इधर पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आंसर हो जाएगा। ये सबसे सिंपल तरीका है। एक और फॉर्मूला होता है √2 वाला, √2 साइड कुछ करके, वो तुम लोग बताओगे मुझे कमेंट में, ठीक है। देन आ जाते हैं, विच टर्म ऑफ एन AP इज 16। हमारे सामने AP दी गई है, इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -26 -29, यानी इसका कितना हो जाएगा हमारा, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 +3, हमारी यहाँ पे D की वैल्यू है। हमको निकालना है विच टर्म ऑफ द 16, यानी हमको दिया गया है AN हमारा 16 होगा, हमको N की वैल्यू निकालनी है। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A + n-1 × D, दैट इज 16। A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -29, प्लस में N की वैल्यू दी नहीं गई है, और 3 16, ये अपना इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, n-1 45 हो जाएगा ये, और ये 3 यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड का हो जाएगा 3, दैट इज ये अपना 15, तो N की वैल्यू 16। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, आंसर कहाँ गया, बी, ऑप्शन बी। पिछला जो सवाल था उसका आंसर कितना था, उसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, उसका मैंने लिखा था, वो जब आप सॉल्व करोगे, कौन सा सवाल है, 16 सवाल है, 15 सवाल है, 15 वाले जो था उसका आंसर था ऑप्शन ए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब से मैंने मैथ पढ़ाना शुरू किया, मेरे मैथ्स के टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है यार। मैथ्स मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स को पढ़ाने में ही लगता है, लिटरली। बाकी सब्जेक्ट्स इतना टाइम नहीं लेते, इतना एफर्ट नहीं लेते जितना मैथ्स लेता है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि और मार्क्स वाले भी क्वेश्चंस ला सकूँ, और बन पाया तो मैं बिल्कुल करूँगा। मेरी हमेशा शुरुआत से यही कोशिश है, जितना हो पाए, जितने मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ उतना करूँ। ऐसा नहीं कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ फिर भी मैं आपके लिए कंटेंट बना दूँ ताकि व्यूज़ आए, वो सब मैं नहीं करूँगा। तो जितना मेरे से सबसे अच्छे से बन पड़ेगा, जिससे आपका काम आसान होगा, उतना मैं काम करूँगा आपके लिए, ठीक है। देन 17th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O। AT जो है हमारा टेंजेंट है सर्कल पे, सेंटर्ड एट O इफ एंगल CAT। अब इसमें आपको एंगल CAT दिख रहा है, इसकी वैल्यू 40 डिग्री है, ठीक है। अब अगर आप ये देखोगे, मैं सर्कल नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा है, सर्कल बना ही देता हूँ यार, सर्कल के बिना काम नहीं चलेगा। सर्कल चैप्टर में मैं देख रहे हो, मैं सर्कल ही नहीं बना रहा हूँ, सर्कल वालों को डिसअपॉइंट कर रहा हूँ। थोड़ा सा डायग्राम, थोड़ा सा अच्छा बना है, मैंने वो थोड़ी सी गलती है, थोड़ा सा ही अच्छा बना है, ठीक है। ये हमारा B है, ये हमारा A है,
ओ है। अभी जब मैं ये हमारा बोल रहा तो वैसी फील आ रही थी, ये हमारी कार है, ये हमारी पाई हुई है। ऐसे ये हमारा वाइट बोर्ड है, हमारा सर्कल है, यहाँ पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई हुई है, ठीक है। दैट इज टी, ठीक है। ये 40 डिग्री हमको अगर दिया गया है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, ये देखो CBA ये निकालना है। CBA कितना होगा भाई, CBA कितना हो सकता है इसमें, ये हमारा 50 डिग्री है ना। एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुझे तो लग रहा है मैं ही भूल गया कैसे करते हैं, ठीक है। इन द गिवन फिगर AT इज अ टेंजेंट, ओके, सर्कल एट सेंटर्ड O, ओके फाइन। इफ CAT इज 40 डिग्री, ये 50 डिग्री। अरे ये बहुत सिंपल है यार, इसको ये 90 डिग्री हो जाएगा। वो फिगर मैंने अच्छे से नहीं बनाया सुंदर सा, अगर तुम उसमें फिगर देखोगे तो मैं 90 डिग्री होता हुआ दिख रहा है। 90 50 140, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 140, तो इसकी वैल्यू भी 40 डिग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। उसके बाद हमारा आ जाता है ये एंगल 90 डिग्री क्यों होगा, उसका अगर आपको जानना है, क्योंकि ये एंगल सेमी सर्कल पे आता है। अगर आप देखोगे इस एंगल सेमी सर्कल तरीके से काट रहा है, और वैसे आपको दिख के ही सामने साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री हो रहा है, बट फिर भी एंगल एट सेमी सर्कल की वजह से ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 18वां सवाल। भाई कहाँ गया 18वां। In an examination, after an examination, a teacher wants to know the marks obtained by maximum number of students, okay, in her class. She requires to calculate, ठीक है। एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन के बाद टीचर जानना चाहता है कि ज़्यादातर बच्चों ने, हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ज़्यादातर बच्चों ने कैसे मार्क्स ऑब्टेन किए। तो इसके लिए वो क्या निकालेगी, मीन निकालेगी, मोड निकालेगी, या रेंज निकालेंगे, या क्या निकालेंगे, बताओ। इसके लिए वो क्या निकालेंगे। अगर मैं ज़्यादातर बच्चों की परफॉर्मेंस जानना चाहता हूँ कि उनके क्या कैसे नंबर है, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं उनका मोड निकालूंगा भैया, मोड। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, मोड निकालूंगा, ठीक है। मोड से मुझे पता चल जाएगा, मोड बेसिकली मुझे ये बता देगा कि सबसे ज़्यादा नंबर किस रेंज में है, सबसे ज़्यादा बच्चे किस रेंज में हैं। जैसे 10 से 20 नंबर आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के, तो वहाँ से मुझे मोड से पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि मोड हमें क्या बताता है, अगर पूरी प्रॉपर लैंग्वेज में कहूँ, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू बता देता है। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू अकर कर रही होगी उसके बारे में मोड बता देगा। मीडियन हमें क्या बताएगा, मीडियन हमें एक्जैक्टली मिडिल वैल्यू बताता है डाटा की, और मीन हमें एक एवरेज वैल्यू बता देता है, ठीक है। तो इसमें हम मोड निकालेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादातर बच्चों के बारे में पता करना है, तो एक ही बार में पता चल जाएगा। एजर्शन, ओके, चलो एजर्शन को थोड़ा सा, यदि साइन A इज इक्वल टू 1/3 है तो कॉज A का मान बताइए। और रीज़न है सभी कोण थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा होता है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा भैया ये तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, ठीक है। चलो इसको मैं बताता हूँ। इसमें एजर्शन रीज़न है साइन A की वैल्यू 1/3 है। इफ साइन A इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, तो कॉज A कितना होगा हमको, ये तो कॉज A 2√2/3 होगा। ये हमारा एजर्शन है। और रीज़न क्या दिया गया है, रीज़न जो भी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि रीज़न में आपको बोल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा 1 होता है। तुमको रीज़न में ये दिया गया है। अब इसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, ये वैल्यू कहाँ से आई है ये पहले पता करना पड़ेगा, तभी तो हम बोल पाएंगे ये सही है या गलत है। इस वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉज स्क्वायर A बराबर 1 होता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर A की वैल्यू 1/9 होगी, कॉज स्क्वायर A बराबर 1, कॉज स्क्वायर A की वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 8/9 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉज A की वैल्यू √8/9, इसको खोलोगे तो ये 2√2/3 ही आएगा। यानी कि एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और ये इसका क्या है, हमारा प्रॉपर सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि हमने इधर पे यही वाली थ्योरम लगाई है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। फिर आते हैं 2 क्यूब ऑफ ईच लेंथ 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइन टुगेदर। ये तो सवाल ही खराब है पूरा। 2 क्यूब ऑफ ईच लेंथ, सवाल खराब, अच्छा मैं किस बेस पे बोलता हूँ, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े वो मुझे ख़राब लगने लगता है, ठीक है। क्योंकि ले दे के तुम सीधा सार बताओ ना यार, सवाल क्या पूछा ये बता दो मेरे को। 2 क्यूब ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर आर ज्वाइन टुगेदर, द TSA ऑफ न्यूली फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर। ये गलत है भाई। अगर मैं 2 क्यूब्स को जोड़ता हूँ, तो उनकी लेंथ तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर 10 एक की थी तो दूसरी हमारी W तो 10 ही रहेगी, H भी 10 रहेगी, ठीक है। अब जो क्यूबॉइड होता है उसका TSA क्या होता है, TSA ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस VH प्लस HL। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, 2 20 × 10 200 प्लस में 100 प्लस 200 प्रॉपर, यानी कि सॉल्व करूँगा ये 500 हो जाएगा, 1000। तो इधर मेरा आंसर 1000 आ रहा है, तुम्हारे में 1200 दिया गया, यानी एजर्शन तो गलत है भैया।
ठीक है। रीजन में बोला गया है एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ भाई ये सही है। यहाँ पे इसने ये नहीं बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल क्यूब, उस बारे में बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि क्यूब का, ये जो क्यूब होता है, होप सो इसकी ड्राइंग तो अच्छी बन जाए भैया, ये जो क्यूब होता है इसके हर एक सरफेस का एरिया की बात कर रहा है। अगर इस क्यूब की 10 सेंटीमीटर ये है तो बोल रहा है इस सरफेस का एरिया 100 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, यानी इसमें रीजन सही है, एजर्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे 80 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप सो 80 सवाल तुमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे गए होंगे सारे कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के सवाल तुमको पेपर में देखने को मिलेंगे, इसी तरीके से बहुत सिमिलर सवाल देखने को मिलेंगे, कोई कठिन वठिन सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। आई होप सो तुमको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, होप सो क्या सर्टेनली हेल्प मिलेगी। मुझे पता है पेपर तुम लोगों का बहुत तगड़ा जाने वाला है। एंड थोड़ा सा हम अपनी वाड़ी को विराम देते हैं और थोड़ा सा इसके बाद हम पानी भी पियेंगे। आप भी पानी पी लेना, अपने घर जाके पानी पी लेना। देख रहे हो पढ़ाई छूट गई, कोई हॉर्न नहीं आ रहा है, कोई नहीं। अब क्योंकि मैं बता रहा हूँ लिटरली ऐसा होता है, जब तक मैं सोच रहा हूँ तो वीडियो बनानी ऐसी शांति होगी ना जैसे मैं किसी उपवन में रह रहा हूँ। जैसे ही मैं वीडियो में इधर से पेन पकड़ के ऐसा खड़ा होऊंगा, एक हॉर्न बजेगा, दूसरा ट्रैक्टर आ जाएगा, वहाँ से ट्रक आ जाएंगे, पीछे से ट्रेन निकल जाएगी, पता नहीं क्या ही होता है। ऐसा लगता है पूरा नेचर खिलाफ जा रहा है कि तुम वीडियो मत बनाओ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा जो नेचर है वो परीक्षा ले रहा है कि क्या तुम इसमें वीडियो बना सकते हो। अगर इसमें बना सकते हो तो ठीक है, तुम्हारे लिए आगे कुछ बहुत अच्छा प्लान करके रखा है। सो देखते हैं आगे क्या होगा, बट आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मुझे पता है। इस वीडियो के नीचे भी लिख देना कि बहुत तगड़ा आपका पेपर जाएगा या हो चुका है, बिकॉज मैंने बताया था मैनिफेस्ट कैसे करना है। ठीक है, तो गुड बाय, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में, शायद AI पे होगी, IT पे होगी। बता देना आप में से कितने बच्चे AI IT वाले हैं। इंस्टाग्राम पे यस हमको फॉलो कर लो, मैंने इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल का पेज बना लिया है, तो जब भी टाइम मिले एक बार उसको चेकआउट करना, फॉलो करना, जुड़ जाना हमसे। ठीक है, जुड़िए तो आजीवन जुड़िए, ऐसा मत जुड़िए। ठीक है, वो रील देख लेना, मेरी तरफ से देख लेना। तो गुड बाय एवरीवन, आराम से प्रिपरेशन करो। बाय बाय।